टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। और आज सुबह सुबह ही हमने बहुत ही मुश्किल से हाईजैक किया हमारे बहुत ही फेवरेट हकीम शाह नज़ीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मैंने देख रहा था हकीम साहब जा रहे थे कि मैंने फ़ौरन से गाड़ी से इनको ज़रा रोका। मैं कह रही हकीम साहब फ़ौरन मेरी गाड़ी में बैठे, चले फ़ौरन से आए इधर। हकीम साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके जो नुस्खे से मुस्तफ़ीद होते हैं और बेतहाशा सवालात आपके लिए भेज भी रहे होते हैं बार बार। लेकिन मैं ही चाहता हूँ मुफ्ती साहब कह रहा हूँ, सॉरी हकीम साहब, ये बताइए कि आज सबसे पहले हम किस बारे में बात कर रहे हैं? असफर भाई, आज तो हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। आज हम ब्लड प्योरीफाई, खून साफ़ करने का बताएंगे, फैटी लीवर को दूर करने का बताएंगे, और जिस तरीके से बाज़ लोगों को ईचिंग ख़ारिश इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो रही है और ज़ख़म से बन जाते हैं, तो उसको क्योर करना और साथ में फैटी लीवर को दूर करना। आज ये दो चीज़ें हम बताएंगे और बहुत अच्छा नुस्खा, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि यहाँ मेरे जितने भी दोस्त हैं जो पेशावर में रहते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं। अगर कोई मैसेज देना चाहें। अरे भाई, बहुत शुक्रिया KPK के तमाम व्यूवर्स को, तमाम फैंस को थैंक यू वेरी मच पसंद करने के लिए, शो देखने के लिए। हम हमेशा से आप लोगों के प्यार की मुंतज़र रहते हैं और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, काफ़ी दफ़ा मैं आपसे जब भी बात कर रहा होता हूँ तो आप बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे होते हैं और आप ज़्यादातर बताते हैं कि 2-3 चीज़ें अगर मिला के खाई जाए तो बहुत अच्छा होता है। हकीम साहब, कहा ही जाता है कि शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं वो जब बहुत लेटर एज में शुगर किसी को डायग्नोज होती है तो कहते हैं कि फिर उनके लिए वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, अगर देखें बॉर्डर लाइन पे है तो फिर दवा की ज़रूरत नहीं होती है। याद रखिएगा, उसे वॉक के ज़रिए, परहेज़ के ज़रिए उसे कंट्रोल किया जाता है। बाज़ औक़ात कुछ अर्सा आपने मीठा वगैरह खाया होता है, उसकी वजह से थोड़ी सी शुगर आ जाती है, लेकिन वो वापस ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब बॉर्डर लाइन पे होती है तो उसकी दवा नहीं दी जाती है, वरना शुगर लो हो जाती है, पेशेंट को नुकसान होता है। हाँ, अगर आपकी शुगर जो है वो 200 से क्रॉस कर रही है, अगर फास्टिंग आपकी 150 से क्रॉस कर रही है और रैंडम आपका 200 से क्रॉस कर रहा है, तो फिर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। और साथ में अगर HbA1c आपका 6.2 इसकी बॉर्डर लाइन होती है, अगर इससे ऊपर जा रही होती है तो फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगी। और कोशिश कीजिए कि आप मीठे का इस्तेमाल कम करें, वॉक करें और वो चीज़ों को अवॉइड करें जो आपकी शुगर को बढ़ाती है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम मेडिकेशन भी ले रहे होते हैं, सब कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन शुगर फिर भी बढ़ रही होती है, तो फिर ग़िज़ाओं में उसकी तब्दीली की जाती है। फिर आपने गंदम का आटा जो है वो छोड़ना होगा, आपने जौ का आटा इस्तेमाल करना होगा, बाजरे का आटा इस्तेमाल करना होगा। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर चीज़ों को हमने चेंज करना होता है। और जिन लोगों की भी शुगर अगर कंट्रोल नहीं हो रही है, आप दवाएं भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने इंसुलिन में, अपनी दवाओं में एक दिन का भी नागा ना कीजिएगा। आप उसे जारी रखिएगा, अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। और एक 3 चीज़ों की रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा। उससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, आत्माओं की जलन भी दूर होगी और आत्माओं का सुन होना भी दूर होगा। तो उसके लिए आपने लेना है जामुन की गुठली। जामुन की गुठली 100 ग्राम लेनी है, चंदन के पत्ते 100 ग्राम लेनी है, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम लेनी है। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका शुगर कंट्रोल लेवल पे आना शुरू हो जाएगा और आत्माओं की जलन भी दूर होगी, आत्माओं का सुन होना भी दूर होगा। क्योंकि चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता, इतने सुन होते हैं आत्माओं, तो वो चीज़ भी आपकी दूर हो जाएगी। और किसी किस्म की मालिश की भी ज़रूरत होती है क्या? मालिश की? नहीं, मालिश की शुगर पेशेंट को तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर जोड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत रहती है तो कोई भी पेन किलर ऑयल आप बना सकते हैं। अगर आपने ख़ुद बनाना हो पेन किलर ऑयल तो अपने घर पे ख़ुद बनाइए, जो जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। आपने लेना है 1 पाव तिल का तेल लेना है, उसमें 1 चम्मच आपने लौंग डालनी है, 1 चम्मच आपने दालचीनी डालनी है, 1 चम्मच आपने अदरक डालनी है सूखी हुई, और साथ में रतन जोत बूटी आती है, वो डाल के आप उसे उबाल लें। ठीक है, उबालने के बाद इसे उतार के छान लें आप, आपका पेन किलर ऑयल तैयार हो गया। ये तेल आप अपने जोड़ों पे, जहाँ जहाँ पे आपको दर्द महसूस होता है, आप वहाँ पे आप मसाज करके कपड़ा लपेट दें।
ठीक है। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में दर्द में आराम आ जाता है। अच्छा हकीम साहब, ये भी होता है कि बहुत सारे जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं चोट लगने से, जी हाँ। क्योंकि हीलिंग प्रोसेस बहुत जी हाँ। स्लो हो चुका होता है। उस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए उसमें बहुत ज़्यादा अगर वो वॉक कर रहे हैं तो देख के वॉक करें कि कहीं चोट ना लगे, गिरे नहीं वो, क्योंकि इसकी चोट जो है, इसकी तकलीफ जो है वो तो रहती है, लेकिन उसका ज़ख्म जो है ठीक होने में टाइम लेता है, बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लेता है। तो ऐसी सूरत में आप उसकी बैंडेज वगैरह करवाएं, करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब वो उसके ज़ख्मों की कई नोयत होती हैं, अगर वो डीप चली गई है, वो पेशेंट जो है गैंग्रीन की तरफ चला जाता है, जो कि उसकी स्किन जो है वो डैमेज होती जाती है। तो इसलिए आप उसकी ड्रेसिंग करवाएं, अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखें, क्योंकि इसकी कोई रेमेडी मैं इसलिए नहीं बता सक रहा हूँ, इसकी नोयत कई किस्म की होती है। अच्छा हाँ, शुगर भी लोगों को कई किस्म की होती जी हाँ। है। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी ख़वातीन को एक शुगर हो जाती है, और वो जब डिलीवरी हो जाती है, जब हो जाता है बेबी, तो उसके बाद वो कहते हैं रिवर्स हो जाती है। जी हाँ। हकीम साहब, तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी ख़वातीन को अपनी डाइट का, शुगर इंटेक का ख्याल रखना चाहिए? देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो कई क्योंकि यूजुअली प्रॉब्लम- लोग खाना शुरू हो जाती हैं ख़वातीन। जी जी बिल्कुल असफर भाई, प्रेगनेंसी के दौरान जो है कई बीमारियां अटैक करती हैं। इसमें अल्लाह से दुआ करें कि प्रेगनेंसी के दौरान खांसी ना हो। खांसी बहुत तंग करती है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा तंग करती है, हेपेटाइटिस, काला यरकान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में शुगर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर शुगर हो जाती है, वो डिलीवरी के बाद वैसे ही ख़त्म भी हो जाती है, बास की नहीं होती है, वो बेचारे फिर अपनी दवाओं में रहते हैं फिर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा कि जब अगर आपको खांसी हो या आपको कोई भी ऐसी डिजीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तेज़ाबियत हो रही हो, तो प्लीज़ किसी किस्म का टोटका इस्तेमाल ना किया करें। आपकी जो लेडी डॉक्टर जो आपको देख रही है, आप उसी से मशवरा करें, वो आपको एक सेफ़ चीज़ बताएगी, क्योंकि जो आपके बच्चे को भी नुकसान नहीं देगी और आपको भी नुकसान नहीं देगी। अच्छा, और और इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान दवाएं अवॉइड की जाती हैं, और मेरे ख्याल से डॉक्टर क्योंकि के खांसी का शरबत भी बड़े एहतियात से दिया जाता है। अच्छा यहाँ बहुत एहतियात करते हैं। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, आपके लिए सवाल भेजा है तहरीम ने, हमें सवाल भेजा है लाहौर से, और वो ये पूछ रही हैं कि बालों में, इनकी उम्र है तकरीबन 48, 48 to 50 में दूँ, 48 ईयर्स इनकी एज है। इन्होंने कहा कि मेरे बाल एकदम से बहुत ज़्यादा पहले इचिंग होना शुरू हुई सर पे, तो मैं तेल लगाती रही, और उसके बाद अब बाल इतने कम हो गए कि स्कैल्प नज़र आता है। क्या ऐसे ही होता है, जब बाल गिरने शुरू होते हैं तो बाल पहले पतले होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका सर खाली खाली नज़र आना शुरू हो जाता है, और चौड़ी मांग निकलती है, और ये गंजपन के असरात आ रहे होते हैं, और इस एज में बाल जो है बड़ी मुश्किल से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी के भी जैसे बाल इस तरीके से खाली हो रहा हो सर, आपने देखा होगा पार्क्स में घास होती है, जो पार्क में घास लगी हुई होती है, वो घास 1 चम्मच के बराबर काट के आप 1 पाव तिल के तेल में डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, और वो तेल आप अपने सर के बालों पे लगाएं। जैसे घास घनी होती है, ऐसे बाल घने हो जाएंगे आपके। अच्छा, इंशाल्लाह। और ये किस हिसाब से करना है? रोज़ ये 1 चम्मच डाल के जी जी 1 पाव तिल के तेल में और 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार होगा। फिर इसे छान के बोतल में भर लें, और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के करना है। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में बालों का गिरना झड़ना ये दूर हो जाएगा। उसके बाद रीग्रोथ होगी, बाल उगने शुरू होंगे और घने होना शुरू होंगे। आजकल हेयर फॉल तो हकीम साहब बहुत सारे लोगों का इशू हाँ, है, हाँ। और उसकी आई थिंक एक बहुत मेजर वजह ये भी कि लोग आजकल अपनी डाइट पे उस तरह ध्यान नहीं देते। जंक फूड बहुत खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, और कभी कभी 2-2 दिन बिल्कुल कोई ढंग की चीज़ नहीं खाते। हल्का सा कोई कहीं से रोल खा लिया, कहीं बर्गर खा लिया। ये भी तो आई थिंक एक फैक्टर होगा बाल। देखिए बाल गिरने के 4 रीजंस होते हैं। एक होता है गले में बलगम गिरता हो, नाक बंद होती हो, तो इसकी वजह से बाल गिरते हैं। बेतहाशा सर दर्द रहता हो, उसकी वजह से बाल गिरते हैं। स्ट्रेस लेवल अगर हाई हो, उसकी वजह से बाल गिरते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो, इसकी वजह से बाल गिरते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ हो, उसकी वजह से बाल गिरते हैं। बाकी इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवरी भी आती है, पीसीओएस भी आता है, थायराइड ग्लैंड्स आता है, इसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। तो ये कई रीजंस होते हैं इसमें।
तो कोशिश कीजिए, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी मेडिकेशन है वो जारी रखिएगा, और जो अभी मैंने घास वाला जो टोटका बताया, आप इससे अपने घर पे कीजिए, बहुत बेहतरीन है। मैंने जितने लोगों को बताया, अल्लाह ने बड़ी शफा दी है इसमें। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आरिफा ने आपसे सवाल पूछा है, हकीम साहब से ख़ास तौर पे ये सवाल ये पूछा है, हकीम साहब पलकें घनी करने का कोई नुस्खा बताएं। हाँ, पलकें घनी करने के लिए चिलगोज़ा हम खाते हैं जी, इसका ऑयल मिलेगा आपको, रोगन चिलगोज़ा, ठीक है, ये आप अपनी पलकों पे लगाएं। आप मस्कारे में भर लेना, जी वो ज़्यादा बिल्कुल आसान होता बिल्कुल उसी टाइप से मस्कारा जैसे लगाते हैं, आप इस टाइप से लगाएं। आप एक टाइम रोज़ाना करें। आप देखिएगा आस्ते आस्ते पलकें घनी भी होंगी, और पलकें जिनकी टूट रही होती हैं वो भी सही हो जाएंगी। है। अच्छा, ज़बरदस्त। हकीम साहब आज कौन सा नुस्खा जी बताएं? हाँ, आज जिन लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम रहती है, और उनके लिए मैं एक नुस्खा लेकर आया हूँ, और इसकी वजह से मुंह कड़वा रहता है, सुबह उठते हैं चेहरा सूजा हुआ होता है, और मुंह का जायका चेंज हो जाता है, और बाज़ औक़ात यहाँ पसलियों के नीचे पेन सा महसूस होता है, और जलन जलन सी होती है। उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये बरहम डंडी बूटी। ये आपने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ऐसे 1 गिलास पानी में डालना है, और इसके अंदर हम डालेंगे ये कमल का फूल, जिसे गुल नीलोफर कहा जाता है, ये 1 अदद, और इसके अंदर हम डालेंगे ये तुख्म कासनी, ये भी 1 चाय वाली चम्मच। ये रात को भिगो दें आप, सुबह निहार पेट छान के इसका पानी पी लें आप। 1 टाइम रोज़ाना पीना है, और ये कुछ अरसा, महीना 2 महीना इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप अपना फैटी लीवर चेक करें, आपको इंशाल्लाह नुमाया फ़र्क मिलेगा। फैटी लिवर की वजह क्या होती है? फैटी लीवर की वजह ये है कि बेतहाशा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करना, वेट का बढ़ जाना, और ये रीज़न्स होती हैं, जिसकी वजह से जब ऑयली चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो लीवर फैट बनाता है। मुझे बात है हकीम साहब, बाज़ औक़ात जब अगर आपका लीवर जैसे ख़राब हो जाता है, काम करना छोड़ देता है, तो खून बनना कम हो जाता है, बलगम बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न्स होते हैं, जिसकी वजह से मुंह का जायका भी चेंज हो जाता है। बाज़ औक़ात अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, तो उसकी वजह से भी लीवर जो है वो फैट होना शुरू हो जाता है, वर्म करना शुरू हो जाता है। तो इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से भी होता है ये। जिन लोगों को भी पित्ते में पथरी की शिकायत हो, तो वो 1 कप पानी ले लें, उसमें आधा लीमू निचोड़ लें, और 1 चम्मच जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन वाला वो लेके उसमें मिला के सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएँ 2 महीने तक। आप 2 महीने के बाद आप अपना गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड करवा लें, आपको खुद पता चलेगा, वो आस्ते आस्ते डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं। ओके। अच्छा हकीम साहब, क्या कोई शख्स है जो कि अंडरवेट है, मतलब दुबला पतला सा है, हेल्दी नॉर्मल दुबला पतला है, उसको भी फैटी लिवर हो सकता है? नहीं, उसको इतना नहीं होता। वैसे फैटी लीवर की कोई एज नहीं होती है, ना कोई लिमिट होती है। ठीक है, आजकल जो बिल्कुल सूखे लोग होते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ होता है। ठीक है। तो इसलिए फैटी लीवर तकरीबन हमारे मुल्क में 50% से ज़्यादा लोगों को है ठीक है, इस वक्त। तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिए, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए। हम देखते हैं सुबह के टाइम लोग ब्रेकफास्ट में आम तौर पे सब्ज़ चाय या कोई ऐसी चीज़ लेते होते थे, लेकिन आजकल हलवा पूड़ी ले रहे होते हैं, जो कि सारा ऑयल से भरा हुआ होता है, पराठे दिखा रहे होते हैं, तो जाहिर बात है उसका फैट तो कहीं कितने मज़े के लगते हैं हकीम साहब। मज़े के तो लगते हैं। मज़े के लगते हैं। आई थिंक हफ्ते में, महीने में 2 दफ़ा खा लें। हाँ हाँ, और प्लीज़ जब भी खाना खाएं तो आराम से उसको एंजॉय करके चबा के खाएं। हम लोग जल्दी खाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा खा जाते हैं उस तरह से। अच्छा असफर भाई, आजकल जो है ना मौसम जिस तरह चल रहा है, इसमें लोगों को ईचिंग, खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और अचानक बाज़ लोगों को तो आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे लाल लाल निशान बन जाते हैं थोड़े टाइप के। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, ये 14 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो। तो उसके लिए आपने लेना है ऐसे एक गिलास पानी लेना है, जो कि हम इस कप में डाल रहे हैं, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये पनीर बूटी। ये हमने लेना है 5 दाने, 5 दाने पनीर बूटी, 5 दाने हम इसमें डालेंगे गुले मुंडी, और ये चिरायता नेपाली है, ये हम डालेंगे 1 चम्मच के बराबर। 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लेंगे। ये 1 टाइम रोज़ाना पीना है, और ये कंटिन्यू 14 दिन पीना है आपने। और जिस तरीके से बॉडी में, पूरी बॉडी में जैसे ईचिंग, खारिश हो रही है, और ज़ाहिर बात है बैक्टीरिया आपके ब्लड में भी आया हुआ, जो इससे साफ़ होगा। बाहरूनी तौर पे जो बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल लेंगे, उसमें ये गंधक आंवला सार है, ये आपने 1 चम्मच मिलाया, ऐसे नरम सा पेस्ट बना लें आप इसका। ऐसे नरम सा पेस्ट बना के पूरी बॉडी पे, सिर्फ चेहरे पे ना लगाएं, पूरी बॉडी पे, सारी जगहों पे, इन प्राइवेट एरियाज़ पे, सब पे लगा के रात को सो जाएं, सुबह नहा लें।
और कपड़ों को गर्म पानी से धो लें आप। इस तरीके से ये 14 दिन इस्तेमाल करें, हर किस्म की खारिश आपकी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, इदरीस साहब ने लाहौर से सवाल किया है। इदरीस साहब की उम्र तकरीबन 27 साल, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर ये काम करते हैं, इनको हर्निया का प्रॉब्लम है। जी हाँ, एक देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, हर्निया किसी को भी हो, एक तो अपना वेट बढ़ने ना दें, वो वेट बढ़ने ना दें। और देखें, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि जो जाके हर्निया पे जाके जाली लगा दे। ठीक है, यहीं से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं मेडिकल से, यहाँ ऑपरेट आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी अच्छे सर्जन को दिखा के आप इसका ऑपरेट करवा लीजिए। ठीक है, अपना वज़न बढ़ेगा आपका तो ये हर्निया आपको बहुत तंग करेगा। अपना वज़न बढ़ने ना दें, बल्कि कम करें वज़न को। ठीक है। और हर्निया को अगर देखें, ये ट्रीट हर्निया नहीं जो है, करते तो क्या ख़राब हो सकता है? जी जी असफर भाई, हर्निया को अगर देखेंगे नहीं तो ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये फैलता जाता है। ये ठीक है, क्योंकि ये ज़ख़म बन जाता है ना, ये वहाँ चीर लग जाती है, इसलिए वो बढ़ता जाता है, तो आपकी ये पेट जो है वो बाहर आता जाता है। ठीक है। ऐसे बॉल की शक्ल में बाहर आता है, ठीक है, छोटा सा ऐसा निकला हुआ होता है। तो ये वज़न उठाने की वजह से भी होता है, वेट की वजह से, गिरने की वजह से भी होता है, बेतहाशा खांसी की वजह से भी होता है। हर्निया जो है, यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक तो इसलिए ये बहुत एहतियात कीजिए, अपनी खांसी को पुराना होने ना दें। ज़बरदस्त। हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Thank थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिटनेस, और ऑफ कोर्स फिट रहना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुंबुल इम्तियाज़। मैं 7 ईयर से इस फील्ड में हूँ। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट होते हैं, लाइक HIIT, एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग, और एक नेक्स्ट सेशन है हमारा जो कि हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। ये दोनों हमारे अलग अलग है। जो हमारी घर की ख़वातीन है वो ज़्यादातर हमारी एरोबिक्स कर सकती हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपको ऑब्वियसली जिम रिक्वायर्ड होता है। अगर मैं आपको आज दोनों तरीके के वर्कआउट बताऊंगी कि अगर आप जिम भी जा रहे हैं और आप विदाउट ट्रेनर अगर करना चाहते हैं तो आप तब भी कर सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और अगर आप घर पर हैं, आप बाहर जिम मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने होम वर्कआउट भी कर सकते हैं। मैं उसके आपके डेमोज दूँगी और मैं आपको करके भी दिखाऊँगी। सबसे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे वो हमारी होगी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग किसी भी वर्कआउट का मेन है। अगर हमारी बॉडी वार्म नहीं होगी तो हम वर्कआउट ठीक से नहीं कर सकते। तो स्ट्रेचिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, तकरीबन 1-2 मिनट की हमारी स्ट्रेचिंग हो, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए। उसके बाद फिर हम अपने मेन वर्कआउट पे जो है वो शिफ्ट होंगे। मैं स्ट्रेचिंग से स्टार्ट लेती हूँ। बोथ हैंड्स स्ट्रेच अप, वन साइड स्ट्रेच लाइक दिस, 10 times repetitions each side and 10 times other side. Okay, center up down, touch your toes and then hand straight up, touch your toes and then hand straight up. Next, इसके अलावा हम आर्म स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, लाइक आर्म सर्कल, क्लॉक एंड देन एंटी क्लॉक। इसके हम रेपिटेशंस 10 to 15 के बिटवीन रख सकते हैं। जस्ट एक राउंड इसका इनफ होता है, इससे हमारे फुल बॉडी अच्छा वार्म अप हो जाती है। मैं आपको करके दिखाएं आप ज़रा मुझे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हैंड स्ट्रेट एंड वन साइड, 1 2, elbow should be straight like this, hand straight, twist up and stretch down like 1, center, then again each side 10 repetition, other side 10 repetition. Second, touch your toes and then up. ठीक है, सेम ये भी हम 10 to 15 टाइम्स हम कर सकते हैं ये। अच्छा, इसमें हमें अपने नीज बेंड नहीं करने, लेग शुड बी स्ट्रेट एंड देन हैंड स्ट्रेट अप, डोंट बेंड योर नीज एग्जैक्टली, हैंड स्ट्रेट। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज क्रॉस टोस टच। अच्छा, इसमें हम जो अपना अदर आर्म रखेंगे, आप आए पोस्चर में आए, शुड बी लाइक दिस। ओके, शो मी अगेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आर्म सर्कल लाइक दिस, 10 times clock and then anti clock, do anti clockwise। ठीक है, इसके अलावा both hands on center, one side stretch like this, same center and then again stretch, center and then again stretch, 10 times right side, 10 times other side। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होती है neck rolling, same repetitions, 10 clock, 10 anti clock, then show me anti clock। ठीक है, डन है।
इसके बाद हमारी अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगी। उसके बाद हम अपना मेन वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट ले रही हूँ हमारा हिट वर्कआउट से, जिसे हम HIIT कहते हैं। अच्छा, ये वर्कआउट इस तरह से होता है कि ये बहुत हाई इंटेंस होता है। उसके बाद हम उसमें रेस्ट लेते हैं, लाइक 10 to 15 सेकेंड्स का रेस्ट होता है। मीन्स 30 सेकेंड्स आप अपने एक्टिव रखें या 45 सेकेंड्स आप अपने एक्टिव रखें। उसके बाद 10 to 15 मिनट्स का आप ब्रेक लेंगे हर एक रेप के बाद, सेट के बाद। ठीक है, स्टार्ट हम करेंगे जंपिंग जैक से, क्योंकि ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज है हमारे पास। लाइक दिस, शो मी, नहीं, both hands drop, both hands like this and then jump close, exactly, back to back this। ठीक है, इसकी भी आप रेपिटेशंस अगर आप घर में कर रही हैं तो आप इसके 30-30 के आप 4 राउंड्स कर सकती हैं। उसके बाद आप 10 सेकेंड्स का रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट्स सबसे लोअर बॉडी के लिए सबसे इफेक्टिव वर्कआउट है। अच्छा, यूजुअली लोग इसमें पोस्चर का करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारे कोई गाइड करने के लिए होता नहीं। इसमें जो है यूजुअली लोगों के नीज़ जो है वो बहुत आउट हो रहे हैं। इसका बेसिक रूल ये होता है स्क्वाट का कि आपके जो नीज़ हैं वो आपके टोज से आउट नहीं होने चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस, स्लाइटली मोर गैप। ठीक है, थोड़े से इसमें आप अपने नीज़ को और बैक रखेंगी, अपने ग्लूट्स को आप बैक पे ड्रॉप करेंगी। जैसे हम चेयर पे जैसे हम बैठते हैं, सेम जो पोस्चर लेते हैं वही पोस्चर हमारा इस स्क्वाट में मेंटेन रहेगा। जी, डन है। इसकी आप रेपिटेशंस कर सकते हैं, लाइक 12 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, 20, 25, अपने आप स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जितना आपके स्ट्रेंथ है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा भी कर सकते हैं तो आप इसको 20 to 25 के बिटवीन भी कर सकते हैं। स्टार्ट अगर आप ले रहे हैं, आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो आप 12 to 16 रेपिटेशंस इसकी कर सकते हैं, 3 राउंड्स और 4 राउंड्स। इट्स अप टू योर स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ, इट्स इंच वॉर्म। शुड बी लाइक दिस, क्रॉल एंड देन बैक, क्रॉल। अच्छा, इसमें आपकी लेग्स की कोई मूवमेंट नहीं होगी, जस्ट मूव योर आर्म्स एंड देन बैक। नहीं, बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं है, जस्ट आपको अपने लेग्स को कांस्टेंट रखना है। अपने आर्म्स की मूवमेंट करते हुए डाउन आना है, फ्यू सेकेंड्स होल्ड एंड देन अप। ठीक है, एक बार मुझे एक और बार करके दिखाया। नहीं, डाउन नहीं आना, जस्ट हमें बॉडी को अप में ही होल्ड रखना है एंड देन आर्म्स की मूवमेंट करते हुए बैक आएंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे इनके नीज़ बैंड हो रहे थे, हमें ये कोशिश रखनी है कि हमारे इसमें नीज़ जो है बैंड ना हो। मैं एक बार आपको और ये पोस्चर करके दिखा देती हूँ। लेग शुड बी स्ट्रेट, जस्ट मूव योर आर्म्स, फ्यू सेकेंड्स होल्ड एंड देन बैक एंड हैंड स्ट्रेट अप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास। इसकी भी आप रेपिटेशन, ये थोड़ी सी देखने में आपको बहुत ईजी ये वर्कआउट लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें फुल बॉडी स्ट्रेंथ यूज़ होती है। तो आप इसकी 8 to 12 रेपिटेशंस कर सकते हैं, उसके 3 राउंड्स आप या 4 राउंड्स आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है इट्स बर्पीज़। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें हमारा फैट बर्न होता है। हम लेग्स की इसमें मूवमेंट होगी, आर्म्स की कोई मूवमेंट नहीं होगी, जस्ट होल्ड, जंप ऑन योर बैक, जंप ऑन फ्रंट एंड देन अप। अच्छा, नीज जो बेंड नहीं होंगे, लेग्स स्ट्रेट, ड्रॉप योर हैंड्स एंड देन जंप बैक, फ्रंट एंड देन अप। नाउ फ्रंट जंप देन स्ट्रेट अप जंप। ठीक है, इसके भी सेम आप 8 to 12 रेपिटेशंस इसकी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ एप्स वर्कआउट बताती हूँ जो कि हम ईज़िली घर पे उसको मैनेज कर सकते हैं। पहले मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देन आप उसको रिपीट करिएगा। ठीक है, सबसे बेसिक जो है वो हमारे पास बेसिक क्रंचेस हैं। ठीक है, अच्छा, लेग्स को थोड़ा सा और बैक पे ड्रॉप करें, नी बेंड कर लें, नी बेंड कर लें, थोड़ा सा लेग्स को नहीं बेंड करके इधर रखें नीचे, मैट भी फोल्ड हो रहा है, मैट स्ट्रेट करें, शूज़ पीछे लेकर आएँ, पीछे लेकर आएँ, नी बेंड करें, पूरे बेंड करें, नीचे रखें पाँव, नीचे रख दें, नीचे रख दें, बेंड करके बेंड करें, पहले नीज़ बेंड करें। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे लेकर आएँ पाँव को। ठीक है, अब जस्ट शोल्डर के थ्रू अपनी बॉडी लिफ्ट करिएगा, जैसे नेक पे इतना फोर्स नहीं डालें, थ्रू शोल्डर्स योर बॉडी लिफ्ट अप। ठीक है, इससे जो हमारी स्ट्रेचिंग आएगी वो हमारा कोर मसल स्ट्रेच होगा। यूजुअली ख़वातीन का ये मसला होता है कि उनका कोर का ज़्यादा टारगेटेड एरिया होता है।
तो इसकी भी रेपिटेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि लाइक 30 to 35 रेपिटेशंस 3 to 4 राउंड्स, ठीक है। एक लास्ट में ये पूरा एक सेट कंप्लीट कर रही हूँ कि अगर आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो विद इन अ मंथ आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपके इंचेस बहुत अच्छे ड्रॉप होंगे और आपकी स्ट्रेंथ अच्छी बिल्ड होगी। सबसे मेन आप लोग सबने सुना होगा कि मैं प्लैंक एक्सरसाइज है, आपको आता है प्लैंक? आपने कभी पहले सुने तो प्लैंक कौन सी एक्सरसाइज होती है? नहीं सुने। चलिए मैं आपको पहले करके दिखा रही हूँ, फिर आप उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक ये पॉस्चर भी है कि हम इसमें आर्म्स स्ट्रेट भी रख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर अ बिगनर से। और इसके अलावा हम नेक्स्ट हम इस तरीके से एल्बोज पे भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इसके एंगल्स हैं, हम दोनों ही एंगल कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप अपने आर्म्स स्ट्रेट रख के प्लैंक होल्ड करेंगे। अगर आपको ये इजी लग रहा है थोड़ा बॉडी को अप करें और अप करें, हाँ, नेक अप रखें, थोड़ा सा है पेरी अप करें बस, और चिन अप रखेंगे, सामने देखेंगे, ठीक है। इसमें बॉडी का लेवल आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर आप लोअर बॉडी को बहुत ड्रॉप रखेंगे तो इससे आपके लोअर बैक में बहुत सिवियर पेन आ सकता है और आपको मेडिकल इंजरी भी हो सकती है। जी, जो सारी एक्सरसाइजेज आपने देखी हैं ये बहुत होम बेस्ड वर्कआउट है। इसके लिए आपको कोई डंबल, किसी भी इक्विपमेंट की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप इस सारे वर्कआउट को घर पे इजीली मैनेज कर सकते हैं और विद इन अ हाफ आवर आप ये वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे लगता है कि हर ख़वातीन अपने लिए एक घंटा आधा घंटा ईज़िली घर पे भी मैनेज कर सकती हैं। अगर आपको जिम जाने का इशू है या आपके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ईज़िली घर पर ये सारी एक्सरसाइजेज फॉलो करके आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अब वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। थैंक यू असफर। चलें जी, आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी लाइक रेनबो सब्जी आप बोलें, क्योंकि बड़ी कलरफुल सी सब्जियां इसमें होंगी। जो कि मैंने लिए हैं इसमें आलू, ठीक है, आलू लिया है मैंने। इसमें कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होती है मैंने वो इसमें लिया है। और ये आपकी गाजर का आजकल मौसम नहीं है, लेकिन वो चाइनीज़ जो गाजर आई हुई वो मैंने गाजर ली है इसमें। और मैंने इसमें लिए ये फ्रेंच बीन्स हैं, ठीक है, मतलब ये जो गवार की फली है ये मैंने इसमें ली है। और 1 से 2 हम इसमें बैंगन को हम काट के इसको डालेंगे। तो हमने कहा ये कुछ रेनबो सी सब्जियां हैं, कुछ मज़ेदार सी बना लें। और शिमला मिर्च हमने इसमें ऐड करी है, ग्रीन बेल पेपर, हरी मिर्चें होंगी, कड़ी पत्ते। तो आपको पता है जब कोई सब्ज़ी या कोई देसी खाने बनते तो कड़ी पत्तों का तो आई रियली लव करी लीव्स, तो ये तो इस्तेमाल ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो है वो क्या क्या जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। लीमू का रस है, सफ़ेद ज़ीरा है, राई दाना है, मेथी दाना है, बटर इसमें जाएगा लाइक 1 टेबलस्पून, अनसॉल्टेड लें या सॉल्टेड लें, एंटायरली अप टू यू। चाट मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, काली मिर्च का पाउडर है, थोड़ी सी शुगर है। शुगर मैं क्यों डालती हूँ सब्जियों में, या हम ब्लांच करते हुए जो शुगर को थोड़ा सा ऐड करते हैं ताकि सब्जियों का कलर चेंज ना हो, एज इट इज़ रहे। जैसे अगर गाजर है तो वो ऑरेंज है तो ऑरेंज ही रहे, आलू हैं तो खैर आलू तो खैर पीले ही होते हैं, लेकिन उनका कलर जो होता है थोड़ा सा डिम हो जाता है तो वो भी नहीं रहता, वो एज इट इज़ फ्रेश रहता है। आपका फूल गोभी है या आपकी कोई भी ग्रीन सब्जी है, इस पालक हो गई, सब चीज़ों को क्या होता है कि कलर नहीं चेंज करता अगर थोड़ी सी आप इसमें शुगर डाल देंगे, या तो ब्लांच करते हुए या फिर पकाते हुए थोड़ी सी, लाइक 1/4 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, हरा धनिया है, इसमें 1 से 1.5 प्याज जाएगी जो कि मैंने स्लाइस करके रखी हुई है। 3 टमाटर हैं जो कि मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। और ये लहसुन है, ये भी चॉप करके इसमें जाएगा 2 to 3 टेबलस्पून। काली मिर्च का पाउडर है, ऑयल है इसमें 1/2 कप 1 कप के करीब ये ऑयल जाएगा इसके अंदर। और ये हल्दी का पाउडर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। अच्छा, ये मैंने रखा हुआ है पानी, एक पतीली, जो कि मैं ब्लांच बताऊंगी कि कैसे करते हैं। मैंने पानी को उबाल रही हूँ मैं, ठीक है, ये उबल चुका है। अच्छा, उबलने का जब ये उबल जाएगा तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, ये आलू हम डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें आलू डाले, हम इसको आलू डालेंगे, इसको हम ब्लांच करेंगे 3 मिनट से 4 मिनट तक हम इसको ब्लांच करेंगे, ठीक है। आलू और गाजरों को मैं एक साथ डाल दूंगी। और आलू तो वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं पोटैटोज मोटा करता है, देखिए डिपेंड्स, मोटा करता है क्यों करता है, किस लिए करता है। अगर आप इसमें चीज़ ऐड कर दोगे,
आप इसमें क्रीम ऐड कर देंगे तो ऑफकोर्स वो हर चीज़, आप कुछ भी आप सब्जियां खाओगे या जो हम लोग डाइट करते हैं तो ऑफकोर्स वो चीज़ मोटा करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ पोटैटोज़ खाएंगे बॉईल करके, हल्का सा पेपर, हल्का सा इसमें सॉल्ट आप छिड़क के खाएंगे तो कभी भी मोटा नहीं करेगा। बेक आप करेंगे कभी भी मोटा नहीं करेगा। बेक करने के लिए जैसे हमने बीच में हमने, अच्छा हम जब भी जैकेट पोटैटोज़ बनाते हैं, साबुत जो आलू हम लेते हैं बड़ा वाला, उसको हम कभी भी स्किन नहीं उतारा करें, उसको पील मत किया करें, उसको बीच में से आपने थोड़ा सा हॉलो करना पड़ता है, पूरा काटना भी नहीं पड़ता। आप मेरे पास अभी शाशलिक स्टिक्स नहीं है, जैसे स्क्यूवर्स होते हैं वुडन, हम उनको बीच में यूं करके परपेंडिकुलर टाइप उसमें रखते हैं, फिर हम बीच में आलू रखते हैं तो नीचे उसके वो आ जाता है बेस, उसको आपने बीच में से हल्का सा काटना है, पूरा नहीं काटना वो, ताकि जहाँ तक वुड है जो आपकी स्टिक्स आएंगी वहीं तक वो आएगा। उसके बाद आपने बीच में आपने उसमें पेपर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा कॉशियर सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दिए, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया लाइक चुटकी भर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, ठीक है, और कॉटेज चीज़ जो होती है पनीर, वो आपने छोटा छोटा काट के बीच में करके आपने फॉइल में उसको रैप किया, हल्का सा ऑलिव ऑयल की ब्रशिंग करी और आपने उसको बेक कर दिया। बेक करने के लिए रख दिया लाइक 250 पे हमने 20 से 25 मिनट बेक करना है। जैकेट पोटैटोज़ को 4-5 आपने फॉइल में रैप करके रखना है, हल्का सा ऑयल करके, और ऊपर से थोड़ा सा सुराख कर दीजिए और फिर आपके देखिएगा वो जैकेट पोटैटो ये बिल्कुल भी मोटा नहीं करते। आलू बिल्कुल भी मोटा नहीं करता। विदाउट चीज़, विदाउट क्रीम कोई चीज़ मोटा नहीं करती। मोटा करेगा तो आपको क्रीम करेगी या फिर चीज़ करेगी। चलिए जी, ये हमने आलू इसमें डाल दिया। कुछ लोग तो आलू का छिलका जो होता है बहुत वेरी गुड फॉर स्किन, हमने आलू को धोया, उसको काटा, छिलके के साथ आपने मुंह पे रब कर लिया, आपकी स्किन भी फ्रेश होगी। अच्छा, मेरे पेज पे एक सवाल आया था, चावल का पानी से हम मुंह धो लें तो कौन से पानी से मुंह दें, उबलते वाले पानी से या जो हम जिसमें भिगोते हैं? देखें, जो हम लोग चावल भिगोते हैं आधा घंटा या 20 मिनट, तो वो जो पानी होता है उससे आप लोग फेस वॉश करें, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप लोग उससे फेस वॉश करेंगे तो आपकी जो डेड स्किन है वो भी निकलेगी और आपकी ग्लो करेगी स्किन। और जो उबले हुए चावलों का पानी वो भी अलग कर दें, ठीक है, वो जब आप लोग स्ट्रेन करते हैं तो फिर आप उस पानी को भी अलग करें। जब ठंडा हो जाए, आपने जो भी मसाज किया हुआ है, आपका कोई फेशियल हुआ हुआ है, व्हाटएवर कुछ भी, तो आप बाद में उससे मुंह धोएं। यही चीज़ कोकोनट मिल्क, कोकोनट जो वाटर होता है, जो डाब का पानी होता है, उससे भी आप लोग मुंह धोएं ठंडा, उस बहुत आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करेगी, ज़बरदस्त करेगी। सारी होम रेमेडीज़ हैं जो हमारे घर में सब चीज़ें होती हैं, आप इनका इस्तेमाल कीजिए। चले जी, हमारे आलू हम ब्लांच करें, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसमें ये चीनी ऐड करूँगी, अराउंड 2 चुटकी, मतलब 1/4 टीस्पून हमने इसमें चीनी ऐड करी, ठीक है। क्योंकि ये वाली देखिए, ये जो सब्ज़ी बन रही है, इंडियंस होते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं ज़्यादातर, उनकी जब हम थाली बनाते हैं, क्योंकि मैं एक रेस्टोरेंट में जब काम करती थी तो वहाँ पे थाली का काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते थे, जो हमारे कस्टमर्स होते थे, जो हमारे आते थे खाना वाना खाने के लिए, स्पेशली जो हमारे बाहर के लोग होते हैं, लाइक जो फॉरेनर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, इंडियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन्स हैं, बहुत सारे लोग आते हैं खाना खाने के लिए। तो वो लोग क्या, ये लोग हम लोग को ऑर्डर करते हैं देसी, लाइक इंडियन थालीज़ हो गए, कोरमा हो गया, बिरयानी हो गई, वो लोग इस तरह के, मटका बिरयानी हो गई, इस तरह के खाने वो लोग ज़रा ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको मज़े के लिए। तो बाहर तो वही पास्ताज, स्पेगेटीज़, इटालियन हो गया, पिज़्ज़ाज हो गए, फ्राइड चीज़ें हो गई, सारी तो इनका रोज़ का है। बाकी ये जो देसी खाने लोग यहाँ के एंजॉय करते हैं हमारे मुल्क में, वो अलग ही होता है। तो ये लोग, मैंने ज़्यादातर मेजॉरिटी को देखा, सब लोग हमें थाली ऑर्डर करते हैं कि हमें ये थाली खानी है। इंडियन थाली हो गई, पाकिस्तानी थाली हो गई, इसमें 4-5 किस्म के वेजीज़ होते हैं, 2-3 किस्म की दालें होती हैं, 2 सैलड्स होते हैं, हलवे होते हैं, पूरियाँ होती हैं, चपातियाँ होती हैं, छोले का सालन होता है। तो उनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी थाली होती है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम सर्व करते हैं। पॉपडम्स होते हैं, पापड़ भी होते हैं, पराठा भी होता है, चपाती भी होती है, और वो जो कुलचे होते हैं वो भी होता है, गार्लिक नान होते हैं, फिर साथ में उसके चिकन भी हम लोग रखते हैं, थोड़ा बहुत चिकन का, वो जो खड़े मसाले का चिकन का सालन होता है, वो भुना भुना जो होता है वो होता है, 4-5 किस्म की सब्जियां होती हैं, खट्टे आलू होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रैक करता है। और ये मज़े का भी बहुत लगता है। 2-3 किस्म के रायते और सलाद भी होता है, जैसे खीरे का रायता होता है, लौकी को हम मैश करके उसका रायता बनाते हैं, भिंडी का हम रायता बनाते हैं, उस पर तड़का लगाते हैं, सारी चीज़ें बहुत उनको मज़े की लगती है। तो वो लोग यहीं आके, ज़्यादातर वो हमारे मुल्क में आके वो यही चीज़ें ऑर्डर भी करते हैं। अगर इंडिया जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वो ये सारे खाने बहुत पसंद किए जाते हैं उन लोगों को। हम लोग तो कहते हैं पाकिस्तानी खाने, देसी खाने, थक गए हैं बाहर के, हम बाहर के खाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और बाहर वाले लोग जो होते हैं वो हमारे खाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए जी, अब ये आजकल गर्मियाँ बहुत हैं, लेकिन आजकल शुक्र है मौसम बहुत अच्छा है कराची का, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी गर्मी होती है, तो हम लोग के ये वाले जो सब्जियाँ होती हैं, मिक्स सब्ज़ी बन गई, दालें बन गई,
खिचड़ी बन गई, तहारी बन गई, ये सब होते हैं समर्स के खाने जो कि हमको वाकई बहुत मज़े के भी लगते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हेल्दी भी हैं। हर वक्त चिकन, हर वक्त गोश्त। चले इतने में गोश्त के बारे में बताऊंगी आपको। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी गोश्त मुर्गी हम रोज़ खाते हैं, कभी दिल भी, अगर मौसम ऐसा है कि हर वक्त गोश्त मुर्गी नहीं खाया जाता तो हम सब्जियां, इसलिए हम हल्की फुल्की सब्जियां बना लेते हैं, दालें बना लेते हैं। तो मैं आपको कहती हर वक्त गोश्त भी सही नहीं रहता, तो हम वीक में अगर 2 दिन गोश्त खा रहे हैं तो बाकी दिन सब्जियाँ, दालें, पास्ताज, इस तरह की चीज़ें आप लोग खा सकते हैं। गोश्त ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ खाएं। अच्छा जी, ब्लांच करे थे हम सारी वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने ये एग प्लांट भी डाल दिया था, एग प्लांट लाइक बैंगन, ठीक है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये शुगर कंट्रोल करता है, जिनको डायबिटीज़ है वो ये खाएं, उबाल के खाएं, या इसका हम एक अरबिक डिश बनाते हैं, इसका बिल्कुल स्कूप अप करके उसमें तहीनी मिलाते हैं, योगर्ट के साथ खाएं, इसका रायता बना के खाएं, बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए एंड सी होता है, एंड ये हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये बैंगन खाएं। और ये कि देखें, हमारी जो सब्जियां हैं, अल्लाह ने सारी चीज़ें उसमें सारी फ़ायदे बहुत रखे हुए हैं, तो हम लोग घर के उससे, मतलब अगर खाने को हम लोग एज अ मेडिसिन खाएंगे तो हम लोग कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जितनी भी चीज़ें हमारे घर में मौजूद रही, लाइक सब्जियां होती हैं, सारी हमारी बीमारियों का हल भी होता है उसमें। अगर आप थोड़ा थोड़ा पोर्शंस कंट्रोल करके खाना खाएंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़बरदस्त ये वेजिटेबल है। अच्छा, मैंने इसमें गाजर, आपका आलू, गवार की फली, बैंगन, ये सब चीज़ें मैंने इसको मिक्स कर दी। और ये हमारी कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी थी, हमने सब इसको ब्लांच करके यहाँ रख दिया। चले हम आते हैं अब कुकिंग की तरफ। सबसे पहले इसमें जाएगा ऑयल, हम डालेंगे, ठीक है, अराउंड 1 कप इसमें ऑयल जाएगा। अच्छा जी, ये है हमारे पास लहसुन, ये हम इसमें ऐड करेंगे, अराउंड 1 टेबलस्पून लहसुन इसमें ऐड होगा। अच्छा, ये वाली सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है क्योंकि मैंने ब्लांच किया हुआ है, हाफ डन हो चुकी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, ये एक स्लाइस मैंने प्याज करके रखी हुई थी, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। चले जी, फ्लेम हम इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी अनियंस, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटोज़, जो 2 से 3 मैंने बिल्कुल चॉप करके रखे हुए थे, इसके अंदर ये जाएंगे। इसको आप चपाती के साथ या वाइट राइस जो मोटा नहीं, अच्छा कुछ लोग कहते हैं चावल बहुत मोटा करते हैं, देखिए बिरयानी खाएंगे वो मोटा करेगा, पुलाव खाएंगे वो मोटा करेगा, ज़ीरा राइस खाएंगे क्योंकि उसमें ऑयल है, मक्खन होता है जिसका हम तड़का लगाते हैं, वो ज़रूर मोटा, लेकिन प्लेन राइस, स्टीम्ड राइस कभी मोटा नहीं करेगा। अगर आप लोगों को सब कुछ खाना है ज़रूर खाइए, लेकिन पोर्शंस में खाएंगे तो कभी भी आप मोटे नहीं होंगे ना बीमार होंगे। ये हमारी इस वक्त प्याज फ्राई हो रही है, इसके साथ मैंने लहसुन भी ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं इसके डालूंगी कड़ी पत्ते, ठीक है। इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते जाएंगे। थोड़ा इसका अरोमा जो है अनियन के साथ, गार्लिक के साथ, कड़ी पत्तों के साथ बहुत अच्छा आता है। अच्छा, 1 से 2 ये मैंने स्लिट करके हरी मिर्चें रखी हुई, ये इसके अंदर जाएंगी, ठीक है, ये इसके अंदर जाएंगी। और इसके साथ साथ हम ये डाल देंगे इसके अंदर ये टमाटर जो कि हमने चॉप करके रखे हुए थे, ये इसी के साथ फ्राई होंगे अच्छे तरीके से। यूं करके हम इसको फ्राई करेंगे। चाहें तो आप लोग इसको ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं, आप लोग की जो मर्जी। टोमेटो पेस्ट अगर आपके पास पड़े तो 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी ये ज़ीरा है, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा क्योंकि टमाटर है, अपना पानी भी छोड़ेगा तो ज़ीरा जलेगा नहीं। थोड़ा सा कोरिएंडर, और ये है राई दाना, ये हम इसमें अंदर ऐड करेंगे। और चलें जी, ये हमने इसमें राई दाना ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया, टमाटर भी इसमें फ्राई हो रहे हैं। और ये भी बहुत झटपट सब्ज़ी बनती, बहुत मज़े की बनती है। इसको चपाती के साथ या पराठे के साथ या पूरी के साथ
हम इसको खा सकते हैं और वाइट राइस के साथ आप बिल्कुल खा सकते हैं इसको। जितने कम मसाले डालेंगे उतनी अच्छी सब्जियां बनेंगी। सब्जियों का अपना भी एक टेस्ट होता है, अपना एक कलर होता है, उस कलर को खोया नहीं कीजिए। भून भून के सारे हम लोग जो इसके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होते हैं सब ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल हम इसको भुना हुआ एक पता नहीं क्या बन जाता है। इसको बिल्कुल भी ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए सब्जियों को। जितने सब्जियों में कम मसाले डालें उतना ही सबसे बेस्ट बनती है। चलें जी, ये हमारी टमाटर देखें थोड़ा सा फ्राई हो गया, थोड़ा सा मैशी सा हो गया टोमेटोज। अब हम इसमें डालेंगे ये हल्दी का पाउडर है, ठीक है, इसमें जाएगा 1 टीस्पून। नमक एज पर योर टेस्ट, इसमें मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्चें ज़्यादा नहीं जाएंगी क्योंकि हरी मिर्च हमने इसमें ज़्यादा डालनी है। और ये जाएंगी हरी मिर्चें। अच्छा, ये पानी है जिसमें मैंने सब्जियों को ब्लांच किया था, ये इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे, अराउंड 1 to 2 टेबलस्पून। ये इसके अंदर जाएगा। अच्छा, उसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है। मैंने इसमें थोड़ा सा ये टेस्ट के लिए बहुत अच्छा आता है सब्जियों में टेस्ट। जैसे हम बिरयानी बनाते हैं तो उसमें हम जो चावल को भिगोते हैं, उसका खुशका बनाते हैं, उसके पानी में थोड़ा सा जो आपका बिरयानी मसाला होता है, आपका अपना मसाला हो घर का या पैकेट का हो, किसी भी ब्रांड का हो, तो थोड़ा सा वो पानी में हल करके डिज़ोल्व करके अलग से रख दिया करें। जब चावलों को आप दम लगाएंगे, बिरयानी को दम लगाने से पहले वो चावल का जो पानी है जिसमें आपने वो थोड़ा सा मसाला ऐड किया था, बिरयानी मसाले का जो भी है 2 टेबलस्पून, वो आपने ऊपर से डाल के फिर उसको आपने दम कर देना। फिर आप देखिए कितना अच्छा टेस्ट आएगा चावल में भी। चलिए जी, ये हमारी हो गई। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैंने सब्जियां ब्लांच करके रखी थी, ये सारी इसके अंदर चली जाएंगी। ये सारी सब्जियां हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। थोड़ा फ्लेम हम इसका हल्का कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और देखिए सब्जियों का कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको ब्लांच किया। 1/2 टीस्पून शुगर डाल के सारी सब्जियों को, तो एज इट इज़ वो कलर इसमें है। इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी ये हरी मिर्चें तोड़ के डाल देंगे, ठीक है। इसकी डंडियां जो हैं, अच्छा ये हरी मिर्चों की डंडियां होती हैं या प्याज के छिलके होते हैं। किचन में तो रोज़ खाने पकते हैं, तो ये चीज़ें तो आलू के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, ये हरी मिर्चों की डंडियां होती हैं। ये सब चीज़ों को भी आप लोग उबाल लें, ठीक है। उबाल के आप इसका स्प्रे बना लें। चलिए, ये थी हमारी सब्जियां थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। चलिए जी, ब्रेक पे जाने से पहले देखें सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, लेकिन अभी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये शिमला मिर्च, ठीक है। हम ये शिमला मिर्च जो हमने इस तरह क्यूब्स में काट के रखे हुए थे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये। और ये मिर्चें, थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें ऐड हो जाएंगी। और सॉरी, ऐसा होता है ऐसे कामों में, हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे, चॉप करके हमने रखा हुआ था, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें जाएगा ये लेमन का जूस, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा लेमन का जूस जाएगा। अच्छा, ब्रेक पे जब मैं गई थी मैंने इसमें थोड़ी सी 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया था, तो आप लोग वो भी ऐड कर दीजिएगा। चलें जी, ये हमारी देखिए कितनी अच्छी कलरफुल सी रेनबो मिक्स सब्जी रेडी हो चुकी है। साथ साथ मैं ये भून रही हूँ, तो मैं साथ साथ आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। इसमें मैंने 4 से 5 आलू लिए थे, ठीक है, उनको मोटे मोटे क्यूब्स में काट लिया। 3 गाजरें मैंने इसमें ली हैं, वो मैंने काट ली क्यूब्स में। आपका गवार की फली थी 1.5 कप, और शिमला मिर्च मैंने इसमें 3 ली थी। हरी मिर्चें मैंने 10 से 12 लिए। कड़ी पत्ते मैंने 1 बंच ऑलमोस्ट मैंने ले लिया था। फूल गोभी मैंने इसमें लिए 1 पूरी, जिसके हमने फ्लोरेट्स जो फूल हैं वो निकाल लिए थे। और इसमें 2 मैंने बैंगन, एग प्लांट या ब्रिंजल जो भी आप लोग बोलें, वो मैंने इसमें 2 ऐड किए थे। सबसे पहले मैंने ब्लांच किया सब्जियों को, सारी सब्जियों को ब्लांच करके निकाला। ब्लांच करते वक्त मैंने इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड किया था ताकि सब्जियों का कलर चेंज ना हो।
और थोड़ा सा मैंने हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था ब्लांच करते हुए। ब्लांच करके मैंने साइड में रख दिया। फिर मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें एक अनियन जो स्लाइस करके रखी थी वो डाली, चॉप्ड। मैंने इसके अंदर गार्लिक डाला, ये मैं भी बटर डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा बटरी का एक फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, मैंने 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून मैंने गार्लिक डाला, उसको हमने थोड़ा सा स्टर फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें राई दाना, ज़ीरा, साबुत गोल मिर्चें, कड़ी पत्ते डाल के मैंने फिर सब्जियां जो हमने ब्लांच करके रखी थी वो हमने इसमें ऐड कर दी। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी का पाउडर डाला, थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्चें डाली, काली मिर्च का पाउडर डाला, नमक डाला एज़ पर योर टेस्ट। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला और एंड में मैंने काली मिर्च का पाउडर और शिमला मिर्च को मैंने ऐड किया और नींबू का रस मैंने इसमें ऐड किया और 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर डाली थी। ठीक है, ये हमारी आज की रेसिपी भी तैयार है। इसको आप लोग चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठा, पूरी, कचौरी, व्हाटएवर यू हैव, आप उस सबके ब्रेड के साथ भी आप लोग खा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर खाएं और ये ज़रूर बनाएं। साथ में एक दाल बना लें, एक ये सब्ज़ी हो जाएगी, चावल हो जाएंगे, थोड़ी सी सैलड हो जाएगी, लीमू वाली प्याज जो होती है, थोड़ा सा दही का रायता बना लें, कोई चटनी बना लें, हरा धनिया पुदीने की, मैं आपको बहुत चटनियाँ सिखा चुकी हूँ। और फिर ये और चाहें तो अगर और मज़ा दोबारा करना है तो थोड़े से पॉपड़म जो पापड़ होते हैं वो फ्राई करके रख लें और इसके साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि हर चीज़ सब्जियों को भी इंजॉय करके खाएं ना, सब लोग चिकन को, फिश को, सी फूड को बड़ा इंजॉय करके खाते हैं, सब्जियों को भी इंजॉय करके खाइए। चलें जी, ये हमारी हो गई सब्ज़ी रेडी। हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा, आप लोग चाहें तो इससे रोटी होती है, हल्का सा उसको तेल लगा के हल्का सा पराठा जो होता है, जो फुलके बनते हैं, उसको आप रखें ट्रे के अंदर, तो उसके बीच में सब्ज़ी को कर दें, ऊपर से हरा धनिया डाल दें। और मतलब सर्विंग की बता रही हूँ, प्रेजेंटेशन आप लोग बहुत तरीके से करते हैं। मिट्टी के बर्तनों में सब्जियों को सर्व कर दें और मिट्टी के बर्तन में ही चावल सर्व कर दें और साथ में ये सब्ज़ी हो जाएगी। दाल एक मटकी में, जैसे मैंने यहाँ दाल बनाई है, कल ही मैंने दाल बनाई थी, आपको सिखाई थी, कड़ी बनाई थी, सिंधी कड़ी, पंजाबी कड़ी बनाई थी, मैंने मटकों में सर्व की थी, छोटी छोटी जो मटकियाँ होती है, इस तरह से सर्व करेंगे तो टेबल पे आई कैचिंग लगेगा, फूड भी आई कैचिंग लगेगा, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े, सब टेबल की तरफ भागेंगे कि बड़ा कुछ डिफरेंट सा खाना लग रहा है। प्रेजेंटेशन भी किया करें, आई कैचिंग बनाए करें, फूड को टेस्ट तो वैसे भी अच्छा हो ही जाता है। चलें जी, ये हमारा, हम इसका चूल्हा फ्लेम ऑफ करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी सर्विंग की तरफ। ये हम हटा देते हैं यहाँ से। ये हमारी सर्विंग प्लेटर है। अच्छा, मैंने एंड में इसमें हाफ टेबल स्पून मैंने बटर ऐड किया था ताकि थोड़ा सा बटरी फ्लेवर भी होगा। ये पीटा ब्रेड के साथ भी आप लोग खा सकते हैं क्योंकि पीटा ब्रेड मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बाहर के जो लोग होते हैं, जैसे वहाँ पे रोटी कौन बनाए, इतना टाइम नहीं होता, तो ये लोग पीटा ब्रेड, खुब्ज़ जो होता है, हमस के साथ भी खाते हैं और जो हम लोग वैसे ही खाते हैं अरबिक खाने, और तो ये लोग पीटा ब्रेड खाते हैं। वहाँ पे तो पीटा ब्रेड बस सबको ज़्यादातर पीटा ब्रेड या फिर टोर्टिलास जो पैकेट से मिलते हैं, जो हम लाइक चपातियों को इंग्लिश में कहते हैं टोर्टिलास, तो वो हम इसके साथ खाएँ। और हम तो अपने मुल्क में हैं तो यहाँ पे तो हर चीज़ हम लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ तो रोटी वाले भी हैं, चपाती बनाने वाले भी हैं, सब कुछ है, हमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन वहाँ बाहर के लोगों को बस पैकेट्स में ले आए और उन्होंने फ्रीज़ कर दिया और बस फिर वो गरम गरम करके खाएं। लेकिन वो रोटी में भी बड़ा मज़ा आता है क्योंकि जब मेरी सिस्टर शीज़ इन स्विट्ज़रलैंड जिनीवा में होती है, वो जब भी आती मैं उससे वो वाले पैकेट ज़रूर मंगवाती हूँ। वो आप लोग लंबा फ्रीज़ कर सकते हैं, इतना कोई वो नहीं होता, उसको हम फ्रीज़ करके आराम से रख सकते हैं। चलें जी, ये हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। देखिए, कलर्स वैसे ही के वैसे हैं, मैं आपको बोल रही थी कलर्स वैसे ही के वैसे हैं, कोई चेंजेस नहीं आई है कलर में और फ्रेश लुक आ रहा है कितना ज़्यादा। और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े की लगेगी क्योंकि जल्दी, और इसी तरह हम ये सब्जियों का जो पुलाव बनता है वो हम इसी तरह बना सकते हैं, सेम रेसिपी में, बस आपने तह लगानी होगी चावलों की, ठीक है। बाकी ये तह लगा लेंगे, चावलों की सब्ज़ी हमारी इसी तरह बनेंगी, तह लगा लेंगे, साथ में थोड़े से बॉयल अंडे कर लीजिएगा ऊपर सजाने के लिए, तो इसका मज़ा और भी दोबाला हो जाएगा। चलें जी, ये हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, फ्रेश, और इसका अरोमा इतना ज़बरदस्त आ रहा है कि आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। आप लोग एक चावलों का बेड बनाइए, प्रेजेंटेशन का, लाइक चावल का आपने, जैसे आप जिसमें का प्रेजेंटेशन करें, जो सर्विंग बोल्स हैं या प्लेटर्स हैं,
आपने चावलों का बेड बनाया, उसके ऊपर आपने ये सब्ज़ी रखी, ऊपर से हरा धनिया छिड़क दिया, साथ में सैलड, कोई भी आपने जो कचूमर सलाद होता है या कोई भी नींबू वाली प्याज होती है, रिंग्स काट के आपने पूरी सलाद साइड में रख दी और बीच में आपने चावल का बेड बना के सब्ज़ी उसके ऊपर, जैसे एक वोल्केनो होता है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर दें वोल्केनो की तरह जो होता है, बीच में आपने सब्ज़ी भरी, चारों तरफ आपने चावल का एक माउंटेन सा बना दिया और फिर आप इस तरह सर्व करें, आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा, खाने में भी अच्छा और देखने में भी अच्छा। कुछ खाने ऐसे होते हैं देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट करते कहते हैं ये वही खाना था जो हम आंखों को इतना अच्छा लग रहा था। तो कोशिश ये किया कीजिए कि खाने में भी अच्छा और देखने में भी अच्छा हो, क्योंकि अक्सर ये वाली कहावत का ही दिखेगा तो बिकेगा। रेस्टोरेंट्स हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, हम लोग फूड स्ट्रीट पे जाते हैं, हम देखते हैं पनीनीज बन रहे हैं, कोई कुछ पकौड़े बन रहे हैं, वो चटनी के साथ सर्व हो रहे हैं। अगर वो बहुत डिफरेंट तरीके से सर्व होते तो हमें सबसे पहले हम ये टेस्ट करते हैं। गोलगप्पे सर्व हो रहे हैं, कबाब पराठा सर्व हो रहा है, वो सर्विंग पे भी बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी आंखों को अच्छा लगता है तो आपका दिल चाहता है सबसे पहले हम इस वाले कार्ट पे जाएं, हम ये वाली चीज़ टेस्ट करें कि ये है क्या असल में। चलिए जी, मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, मेरी सब्जी भी रेडी हो गई, प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अब चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे देखते हैं असफर के पास कौन से अमेजिंग गेस्ट हैं। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। अभी आपने बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देखी एक रॉकेट की और बहुत सारे स्टूडेंट्स की। हमारे साथ आज नस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने ये रॉकेट जिसका नाम रफ्तार है क्रिएट किया है। सबसे पहले तो उनके लिए तालियां। हमारे साथ हैं ईशा महमूद जो कि बिजनेस मेंबर हैं, उनके साथ है महानूर खान, ये भी बिजनेस मेंबर हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल अहद जो कि हेड ऑफ सोशल मीडिया हैं, और हुज़ैफा खान है जो कि टेक्निकल एवियोनिक मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो। आई थिंक इट्स क्वाइट अ माइलस्टोन ये आप लोगों ने अचीव किया। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं ईशा, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? इसका पूरा कॉन्सेप्ट कैसे आप लोगों ने? एक्चुअली हमारी टीम स्टार्ट हुई थी 2019 में। 4 लोगों ने स्टार्ट की थी। दे वर इंटरेस्टेड इन रॉकेटरी, सो दे वांटेड कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिस पे लोग इस पे फ्यूचर में भी काम करते रहें। सो दे स्टार्टेड अ स्टूडेंट सोसाइटी। अब ये होता है कि इसमें जिस तरह नए मेंबर्स आते रहते हैं वो ज्वाइन करते रहते हैं, एंड देन वी कीप वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, और हम इसको अब आगे लेके जाते रहते हैं। और आप बताएं महानूर, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट में? मैं बिजनेस मेंबर हूँ उधर की, तो मेरा काम होता है स्पॉन्सर्स को लेके आना और अपनी टीम को कैसे प्रमोट किया जाए और डिफरेंट सोशल मीडिया पे किस तरह की पोस्ट आई जाएँ, तो दैट्स ऑल लाइज अंडर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक इट्स क्वाइट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को कन्विंस करना टू स्पॉन्सर अ थिंग लाइक दिस। आई थिंक इट्स ग्रेट। आप मुझे बताएं अहद, आप तो पहले एक और टीम का हिस्सा थे एंड नाउ यू आर इन दिस टीम। पहले आप ड्रोन्स के लिए आए थे और नाउ रॉकेट। हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस फॉर यू? This is quite really well because to be honest something like it's a quite achievement. और जब आप एक चीज़ बनाते हो, जब आप ये देखते हो कि यार वो चीज़ हवा में जा रही है और इतने मतलब माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अचीवमेंट के साथ जा रही है, काफ़ी अच्छी हाइट के साथ जा रही है, सो इट्स काइट अ वेरी गुड फीलिंग विच यू ऑलवेज हैव। और हुज़ैफा, आप मुझे बताएं, आप टेक्निकल एवियोनिक के मेंबर हैं, आप व्हाट वाज द एम बिहाइंड इट? सबसे पहले तो जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं सो हमारी जो टारगेट तो हमारा एम होता है कि इसको 10,000 फीट तक इसको पहुंचाना है। तो उसके अंदर क्योंकि जाहिर सी बात है ऑल्टीमीटर वगैरह जो प्रेशर सेंसर्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं और इनको जो हाइट सेंसर्स होते हैं, सो उसके अंदर जो सारी सर्किटरी होती है वो एवियोनिक्स के अंदर आती है, तो उसको हमें मेंटेन करना होता है।
अच्छा, और आप पहले भी तो आप किसी और प्रोजेक्ट के लिए आए थे मेरे ख्याल से शो पे? फर्स्ट प्रोजेक्ट। आप पहला ही आपका प्रोजेक्ट है? अच्छा, यूनिवर्सिटी तो आई थिंक वुड बी रियली प्राउड ऑन ऑल ऑफ यू कि आपने बड़ा एक ज़बरदस्त माइलस्टोन ये अचीव किया है। मुझे एक बात बताइए, जब भी इस तरह की कोई चीज़ आप क्रिएट करते हैं, ऑफ कोर्स घर वाले भी तो एक थोड़े से इंटरेस्ट लेते होंगे कि बेटा ईशा तुम क्या कर रही हो? हाँ जी, एक्चुअली माय फैमिली आर रियली पैशनेट अबाउट इट। हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं हमेशा घर जाके बता रही होती हूँ कि आज हमने इतना काम किया है, आज हमने इतने स्पॉन्सर्स को अप्रोच किया है, आज हमने इतने लोगों को रीच आउट किया है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। तो इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग, सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, फैमिलीज़ के लिए भी, हमारे लिए भी। अच्छा, व्हाट एक्टिविटीज़ आर यू गाइस डूइंग टू प्रमोट स्पेस साइंस? जो अच्छा। एक्टिविटीज़ हैं जो कर रहे हैं? या एक्चुअली हम आउटरीच प्रोग्राम्स रखते हैं और हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ वी टेल द चिल्ड्रन अबाउट रॉकेटरी, कि हम रॉकेट्स कैसे बनाते हैं, बेसिक स्पेस साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ रखते हैं उनके साथ, ताकि वो भी इन चीज़ों में पैशन डेवलप करें, मोटिवेट हो। और हम ये चाहते हैं एक्चुअली कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो आगे आके रॉकेटरी पे काम करे, ताकि कंट्रीब्यूट कर सके वो पाकिस्तान की एरोस्पेस इंडस्ट्री में। एब्सोल्युटली। तो हम लोग का जो एक्चुअल विजन है, जो हमारा एक्चुअल मिशन है, वो यही है कि हम लोग को पाकिस्तान के अंदर स्पेस कल्चर प्रमोट करना है। ऑफ कोर्स हम लोग, हमारा मिशन ये है कि हम लोग अपना रॉकेट बना रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ इसके ऊपर महदूद नहीं, हमारा एक्चुअल काम ये कि हमारे साथ और भी लोग आएँ, पूरे पाकिस्तान से आएँ और टेक्निकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा लेकर आए ताकि ये चीज़ और आगे तक आप लोग ले जा सकें और इसके अंदर और हम लोग इंटरनेशनली ये प्रेजेंट कर सकें कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो स्पेस कल्चर में किसी से पीछे नहीं है। लेकिन हैव यू गाइस परफॉर्म्ड इन एनी अदर कॉम्पिटिशंस? हाँ, हम लोग का इन 2021 वी पार्टिसिपेटेड इन स्पेस फोर्स अमेरिका कप, और स्पेस फोर्स अमेरिका के अंदर एटलीस्ट 150 टीम्स आती हैं, इंटरनेशनल टीम्स, और पहली मर्तबा देयर वाज अ टीम फ्रॉम पाकिस्तान जो कि नॉमिनेट हुई है उसके अंदर, एंड दैट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ NRT in terms of exploring and in terms of promoting space culture in Pakistan। फिर उसके बाद हम लोग इस साल हम लोग का टारगेट है 2 कॉम्पिटिशन्स, वन इज़ टेक्नोफेस्ट एंड वन इज़ मैक 24। So what is Technofest? Technofest is actually a competition which is held annually in Turkey, right, in which at least 60 plus international teams are participated in the rocketry competition। तो हमारा वो भी टारगेट है, साथ ही साथ हम लोग का टारगेट है मैक 24 का, जिसके अंदर 30 से 25 प्लस टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। दैट्स अ कंपटीशन विच इज़ हेल्ड इन UK। सो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं दैट इन दोनों में से किस में जाना है, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह दोनों में जाना चाहिए। ऑफ कोर्स सच अ बिग अचीवमेंट एंड यू नो कमिंग फ्रॉम such young people, I think it's quite a proud moment for the country as well। मुझे बताएं, in the past what other projects have you created? अच्छा, दिस प्रोजेक्ट विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द प्रोजेक्ट विच वी हैव क्रिएटेड इन आवर पास्ट। इससे पहले हम लोग ने रॉकेट के डिज़ाइंस किए हैं, और इस साल जो हम लोग नया डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इट इज़ नोन एज ईनॉक। यस, तो हम लोग इस बार जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग अपनी मोटर खुद बना रहे हैं। या तो हमारे लिए क्वाइट इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट ऑफ कोर्स इंसान को अपडेट करना होता है, 1 साल बाद कुछ नया ट्राई हमें करना होता है, बिकॉज अगर आप एक ही चीज़ बार बार करेंगे तो यू नॉट गोना प्रोग्रेस, राइट। तो इस साल हम लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम स्टूडेंट्स अपनी मोटर खुद बनाएं, और अभी जो वीडियो चली थी वो हमारी मोटर टेस्टिंग की वीडियो थी, और अभी हम लोग अपना मॉडल रॉकेट बना रहे हैं, उसके बाद हम एक्चुअल ईनॉक बनाएंगे इंशाल्लाह। वेरी नाइस। इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज है 10,000 फीट। और वैसे एक रॉकेट की रेंज कितनी होनी चाहिए? इन रॉकेट किस सेंस में, मतलब सक्सेसफुल रॉकेट्स जो होते हैं, यू नो ऑल द कंट्रीज आर सक्सेसफुल रॉकेट्स, एक यूजुअली एक सक्सेसफुल रॉकेट की क्या रेंज होती है मिनिमम? सर इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन कि आपका मतलब मोटर किसके ऊपर है, मतलब मोटर की रेंज क्या है, हाउ मच पावरफुल इज योर मोटर। फॉर एग्जांपल जो यूजुअली मोटर इंपोर्ट कर रहे थे। यस, मोटर हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जो इसके अंदर जो मोटर लगी थी वो इंपोर्टेड मोटर है, विच इज़ M25। रफ्तार में आप लोगों ने इंपोर्टेड मोटर इस्तेमाल की थी। अब जो हम ईनॉक में लगाने वाले वो इंशाल्लाह हम लोग अपनी मोटर खुद बना रहे हैं। वेरी गुड भाई, तालियां होनी चाहिए हमारी टीम के लिए। ब्यूटीफुल टीम वी हैव। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन मुझे बताएं, यू नो व्हाइल क्रिएटिंग अ रॉकेट एक्सपेंसेस तो बहुत लगते होंगे। हाउ डू यू बेयर दीज एक्सपेंसेस? You guys are still students। सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है। हम लोग के स्पॉन्सर्स जैसे दतुत फाउंडेशन, दाऊद फाउंडेशन, राहे कमर,
दीज आर द पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं. इवन आवर यूनिवर्सिटी सपोर्ट्स अस अ लॉट एंड उन्हीं के थ्रू फिर हमारे सारे काम होते हैं. बेहतरीन. और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा ये. अच्छा, ये तो अभी आप अगली मोटर प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके अंदर भी यही टीम होगी आपकी. यू गाइस आर प्रिपेयरिंग इट. अच्छा, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू गाइस, क्योंकि अभी देखिए कभी भी आप कोई चीज़ शुरू करते हैं वो शुरू करना एक बहुत बड़ा एक आज़म की बात होती है. आप एक पहला कदम उठा रहे हैं, लेकिन उसका सक्सेसफुल होना या ना होना, अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती तो लोग कहते हैं यार तुमने तब वक्त ज़ाया कर दिया, देखो ये तो नहीं चला. हाँ, कभी इस बारे में सोचा आपने ईशा? नहीं, एक्चुअली फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. वी कैन नॉट लेट इट स्टॉप अस. तो हम बहुत केयरफुली चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं. हम मल्टीपल टाइम्स अपने सिस्टम्स को टेस्ट करते हैं तो मेक श्योर कि वो सक्सेसफुल हो. बट देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ फेलियर. हम ये नहीं कह सकते कि क्या पता हमारा रॉकेट अपॉजी रीच ना कर पाए, तो हम इसकी वजह से रॉकेट बनाना नहीं छोड़ सकते. तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इमेजिन करके अपना प्रोजेक्ट ही अबैंडन कर दें. लेकिन मुझे लगता है कि फेलियर्स को कभी भी आपकी किसी भी मकसद के रास्ते में नहीं आना चाहिए. फिर जीत और हार तो ऑफ कोर्स आपके हाथ में होती ही नहीं है, बट यू नो ऑफ कोर्स आपका जो अज़म है वो कायम रहना चाहिए. अच्छा, उसके साथ मालूम मुझे आप बताएं, यू नो व्हेन यू गोइंग फॉर स्पॉन्सरशिप्स, जब आप जा रही होती लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है यूजुअली? फर्स्ट तो वो बहुत ज़्यादा ना सरप्राइज़ होते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई इनिशिएटिव है और वो और भी स्टूडेंट्स इस पे काम कर रहे हैं. तो वो तो फिर हमें पहले बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात पे. फिर है वो हमारा पूरा जो हम स्पॉन्सरशिप लेके जाते हैं वो पूरा सुनते हैं हमारा कि हम लोग क्या उनसे मांगने आए हैं और क्या हम लोग उनसे चाहते हैं, और वो बहुत हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ में. और इट्स क्वाइट इजी टू गेट स्पॉन्सरशिप. नो, इतना आसान नहीं होता क्योंकि इंडस्ट्री है. तो मतलब जो लोग इस चीज़ में पैशन है रखते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं. और जो अंडरस्टैंड कर पाते हैं. हाँ, ऑब्वियसली, है ना जी. तो पैशन होना ज़रूरी है इस काम के लिए. जिसका पैशन शेयर हो जाए हमारे साथ तो दे स्पॉन्सर. अच्छा, और कितना वक्त लगा ज़ैफ़ा इसको क्रिएट करने में? अप्रॉक्स 2 years तो लगे सिर्फ इसकी रिसर्च में, क्योंकि इट्स फर्स्ट टाइम कि एक नई चीज़ आई है कि भाई रॉकेट, क्योंकि और किसी मतलब पाकिस्तान की फर्स्ट स्टूडेंट टीम थी, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम इनटेक होगा, कुछ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम. तो अप्रॉक्स 2 years इसको लगे हैं इसको बिल्ड होने में. और इसकी जब आप मोटर प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे उसमें भी तकरीबन इतना ही वक्त लगेगा. या अप्रॉक्स इसकी मोटर प्रिपरेशन हम लोग को कम से कम इसका 1 साल लगा है इसकी मतलब डायनामिक समझने के अंदर, रिसर्च के अंदर. तो इंशाल्लाह इस साल का प्लान है कि हो जाएगा इंशाल्लाह. ज़बरदस्त. वी विशिंग यू गुड लक टू ऑल 4 of you. You guys are doing a great job. और ऑफ कोर्स हम सबको इस तरह के बच्चों को और सपोर्ट करना चाहिए. इट्स अ फैंटास्टिक, इट्स अ माइलस्टोन दे हैव अचीव्ड. और हमारी ये दुआ है कि आप लोग इसी तरह तरक्की करते हैं. हैट्स ऑफ टू नस्ट यूनिवर्सिटी फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू यू गाइस. इट्स एक्सीलेंट. वक्त तो जाता है एक छोटे से ब्रेक का. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं आप सबसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं. आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवीद अली शाह से. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? तो सब क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, एक टंग ट्विस्टर लग रहा था. क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? आई एम गुड. आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक. डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट? देखिए, हमारे पास अराउंड द वर्ल्ड जब आपके पेशेंट यूँ समझें कि एक स्पेशलिटी का है कि अब हम हैंडल नहीं कर सकते और उसको मॉनिटरिंग चाहिए, इसको ज़्यादा इंटेंस चाहिए, तो जिस तरह फ़ौज में होता है यू नो स्पेशल फोर्सेस, तो क्रिटिकल केयर इज़ अ स्पेशल फोर्स टीम. Excellent. So they do more than the regular forces. अच्छा. And we have gadgets, we have medicines. जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनके डोजेस सब डिफरेंट होता है. तो इट्स बेसिकली नई फील्ड तो नहीं है, बहुत पुरानी है. आई बीन वर्किंग इन ICUs probably from 2000. ICUs are terrible डॉक्टर साहब. कहना तो नहीं चाहिए. आई थिंक ICUs ऑफ कोर्स वक्त की ज़रूरत भी है. नहीं, देखिए ICU इज़ अ लाइफ सेवर. इट इज़ अ लाइफ सेवर. लेकिन डॉक्टर साहब, अगर कभी पता चलता है कि खुदा न खाते कोई पेशेंट ICU में गया है, तो जो जितने भी प्यार करने वाले थे उनका दिल बाहर आ जाता है. नहीं, मेरा अपना दिल भी बाहर आ जाता है जब अपना कोई जाता है.
बिल्कुल। पर डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होते हैं वो एमबीबीएस के बाद डू दे हैव टू डू अ सेपरेट डिग्री फॉर इट? देखिए, आई वुड टेल यू दैट पाकिस्तान में क्रिटिकल केयर अब जाके अप्रिशिएट हुआ है, प्रॉब्ली लास्ट 10 ईयर्स। उससे पहले आईसीयूज अराउंड द वर्ल्ड दे वर रन बाय द एनेस्थीसिस्ट, एनेस्थीसिया, क्योंकि ऑपरेशन होता था, वेंटिलेटर पे होता था, तो सारी दुनिया में आईसीयूज एनेस्थीसिया वाले चलाते थे एंड दे गॉट बिजी। तो उन्होंने बोला यार एनेस्थीसिया वाला ऑपरेशन करे, क्रिटिकल चीज़ें देखें, पेन मैनेजमेंट करे, बहुत सारी चीज़ें। सो अमेरिका एंड इंग्लैंड एंड यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे हुआ ये कि दे स्पेशलाइज दिस फील्ड। दे सेड कि किसी भी फील्ड का हो वो हमारे पास ट्रेनिंग करे, इसके डिग्री ले, एंड यू वर्क एज ए क्रिटिकल केयर। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। सो योर आपका जो लाइन ऑफ एक्शन इज़ डिफरेंट, योर थॉट इज़ डिफरेंट, बेसिकली इट्स अ थॉट प्रोसेस। एब्सोल्युटली। किसी भी ज़िंदगी की फील्ड में आप शोबिस से आपका एक थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। So being a doctor and being a ICU doctor is a thought process. Absolutely. So your brain works like a a supercomputer to save a life. Absolutely. It's a 1 second, split second decision, either इधर या उधर। लेकिन सर इन आईसीयूज मैंने सुना है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इवन व्हेन उनको अपना बड़ा दिल सख्त करना पड़ता है एंड दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आप अपने इमोशंस को बहुत ही एक बैक सीट पे रखना पड़ता है। इज इट ट्रू? That's very true because you see हमारे पास लाइफ एंड डेथ इज़ अ 1 second मोमेंट, राइट? और इफ़ यू डोंट कीप द इमोशंस तो हमारे जजमेंट एरर होता है ना। क्योंकि देखिए फ़र्स्ट करें से अल्लाह न करे आपका कोई बिलावड हो एंड यू डोंट नो मी, लेकिन आप वो पूरा होली सोली एक कंसेंट दे के आप करेंगे यू डू वट एवर यू वांट टू सेव हिम। नाउ इट्स माई जॉब और जॉब ऑफ एनी डॉक्टर, वो कोई भी डॉक्टर ज़िंदगी में किसी को नुकसान नहीं देना चाहेगा, लेकिन क्रिटिकल केयर में आपका डिसीजन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी को सारी ज़िंदगी के लिए डिसेबल भी कर सकते हैं एंड यू कैन टेकिंग आउट एज अ शाइनिंग स्टार एंड ही कैन वॉक आउट ऑफ द आईसीयू। तो डॉक्टर साहब जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि हु मस्ट हैव रिकवर्ड फ्रॉम द आईसीयू नोइंग दैट कि वो आपके अंडर सुपरविजन थे, वो तो बहुत आपको थैंकफुल होते होंगे। हाँ, यू मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आल्सो। ओह यस, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। मैं आपको एक ज़िंदगी का पुराना वाक़या बताता हूँ। आई वाज इन ज़ियाउद्दीन, नॉर्थ नाज़िमाबाद। माय करियर स्टार्टेड फ्रॉम देयर थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन। मैं तो सर्जिकल आरएमओ के लिए जा रहा था, दे टुक मी एन आईसीयू, सो मुझे नहीं पता था। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो व्हाट हैपेंड दैट वहाँ पे एक लड़का आया मेरे पास, आपके शहीद मिलत पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऊपर रहता था एंड ही वाज इन हाई फीवर, और वो दोस्त नीचे खड़ा था, तो ही केम आउट ऑफ द विंडो एंड ही वेंट थ्रू दैट विंडो इनटू द कार, उसकी दोस्त की गाड़ी में डैश किया विंड स्क्रीन में, हेड इंजरी, वेंटिलेटर, ट्यूब्स एंड ऑल, 2-2.5 महीने आईसीयू। लाइक अ फैमिली बॉन्डिंग हो जाती है, मैं तो कर देता हूँ, दे आर माई, आई ट्रीट देम एज माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। आफ्टर 6-7 months आई वॉज एट तीन तलवार and somebody knocked my window and it was the sister, उसके भाई उस लड़के की, and he was driving the car and I was just, I cannot tell you how great moment it of was. pride. I Yes, can yes. definitely understand. And बहुत मिलते हैं और बहुत तस्कीन भी आपको मिली बहुत होगी। अच्छा। आपको कभी ऑफ कोर्स आई थिंक जब आप इस तरह देखते होंगे लोगों को वापस जिंदगी की तरफ जाते हुए, तो आपको लगता होगा कि सारा द हार्ड वर्क हैज एक्चुअली पेड ऑफ। Yes, very हमारे साथ एक कॉलर है डॉक्टर साहब से बात करने के लिए, इमरान फ्रॉम कराची। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम, इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी इमरान, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब हमारे साथ है। अच्छा सर, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये था कि मुझे अभी लास्ट ईयर ही जो है ना वो शुगर डायग्नोज हुई है ना जी। तो मुझे ये पूछना था कि अगर खुदा न खास्ता शुगर कभी लो हो जाए या कभी खुदा न खास्ता ज़्यादा हाई हो जाए तो उस वक्त घर में हम क्या ऐसा ट्रीट कर सकते हैं अपने आप को कि हॉस्पिटल जाने से पहले पहले? अच्छा जी डॉक्टर, अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। देखें हाई शुगर में तो आपके पास ऑप्शन इसको लो कर सकते हैं ना, आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। शुगर अगर लो हो जाए एट अ सर्टेन पॉइंट कि आप बेहोश हो जाए तो यू रन टू द हॉस्पिटल। नॉर्मली जो लोग न्यूली डायग्नोस्ड होते हैं ना शुगर के साथ, डायबिटीज़ के साथ, उनके साथ होता ये कि उनकी फर्स्ट फीलिंग जो व्हाट इज़ माय क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस कि उनको वीकनेस होती है, कांपने लगते हैं, पैल्पिटेशन होती है। डॉक्टर साहब साइकोलॉजिकल भी तो हो सकता है कि अगर किसी को बता दिया कि आपको डायबिटीज़ या शुगर है और उसने किसी को ऐसे देखा हो तो वो आई थिंक वो हो जाता है। नहीं, आई थिंक टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू वॉक थ्रू इट। अच्छा तो अभी कल ही मैं क्लिनिक पे था तो फ्रेंड ऑफ माइन उसके रेफरेंस के थ्रू आया था, तो ही वो सेइंग कि मेरी जब शुगर 80 होती है तो मैं कांपने लगता हूँ। तो मैंने बोला भाई किसने कह दिया 80 करो, ट्राई टू मेंटेन बिटवीन 100 एंड 150, HbA1c अपना कंट्रोल में रखें, बिलो 6.5 रखें, वॉक करें,
चर्बी से दूर रहें, मीठे से दूर रहें, यू विल बी फाइन। लेकिन डॉक्टर साहब वो कहने कि अगर लो एकदम से होने लगे लोग होते तो देखिए कैंडीज रखते हैं, बहुत सारे आसान तरीका होता है, टॉफियाँ पड़ी होती हैं, चीनी ना खाएं, ठीक है, क्योंकि वो उसके ज़र्रात आपकी सांस की नाली में चले गए तो वो नमोनिया कर देंगे और काफ़ी एसिडिक होता है ना, केमिकल नमोनिया हो जाता है। एब्सोल्युटली, तो बेहतर ये है कि टॉफ़ीज़ रखें, चॉकलेट्स रखें, शरबत ले लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, ठीक है, लेकिन ऐसा ना करें कि आपने बहुत मीठा खा लिया और आप कहें जी मैं 4 यूनिट 6 यूनिट इंसुलिन ज़्यादा लगा लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। या एक गोली मैंने ज़्यादा खा ली। एक सर्टेन मिकदार है जो खा सकते हैं। देखें, तो डॉक्टर साहब कोई फल रख सकते हैं साथ खाने के लिए? शुगर के लिए बड़ा फिक्स्ड है कि यू कैन ईट 1 फ्रूट अ डे, 1 फ्रूट अ डे, ठीक है, इट डजंट मीन्स कि आप पूरा तरबूज खा लें। हाँ, आप थोड़ा सा खा लें। ऑरेंज एक है, एप्पल आधा, सेब आधा है, अगर आम है तो उसके भी मीठे के ऊपर है कि आप थोड़ा सा खाएं और हेल्दी खाएं, थोड़ा शुगर्स तो चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब जो फल होते हैं जो कि शुगर कंटेंट में हाई नहीं होते, फ्रुक्टोज लेवल उनका थोड़ा कम होता है, वो खा सकते हैं, जिस तरह ग्रेप फ्रूट होता है? देखिए ग्रेप फ्रूट तो रिकमेंडेड है, लेकिन ये कि आप जितना ज़्यादा ग्रेप फ्रूट लेंगे, ठीक है ना, तो उसमें जो है ना सिट्रिक बहुत ज़्यादा होता है, एसिटिक बहुत होता है, वो आपको एसिडिटी कर देगा। फिर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे अब गोली दे दें, तो वो आपको मैदे के डॉक्टर के पास भेजेगा कि इसको एसिडिटी है। तो आप वो चीज़ करें ना जिससे दूसरे किसी का जो है ना आपको फीस देनी पड़े। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, आई थिंक इट्स अ वेरी इमोशनल क्वेश्चन। चूँकि आप एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं और आई थिंक के जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन, इतना ज़्यादा उनको एक ही बॉल पे उनको छक्का लगाना होता है, अदरवाइज द गेम द मैच ओवर। डॉक्टर साहब कभी कभी देखिए बीइंग अ ह्यूमन ऑल्सो कुछ ऐसे डेज होते हैं वेयर यू डोंट वांट टू वर्क, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस तरह कोई और एंजाइटी ने आपको टेक ओवर किया हुआ होता होगा, कोई फैमिली की या किसी दोस्त की या कोई बिजनेस की या कुछ, देयर आर सर्टेन डेज, एवरी डे इज नॉट अ गुड डे। उन दिनों पे डॉक्टर साहब आप किस तरह से अपने उन दिनों में आपको बताऊं, आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड दैट माय वाइफ शी हैज़ गिवन मी अ बिग लेवरेज। वो इतना लेवरेज दे दिया कि कोविड में मैं बहुत बिजी था, घरों पे ट्रीट करता था, आईसीयूज बनाता था। शी कभी फ़ोन करके नहीं कहा कहाँ हो, मैं 2 घंटे सोता था। दैट टाइम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में था, आजकल मैं बस छोड़ दिया है, एक और हॉस्पिटल है, वहाँ का मैं वाक़या बताता हूँ। लास्ट ईयर मुझे डेंगू फीवर हुआ था, आई वॉज डाउन और मुझे आई वॉज सपोज टू ज्वाइन, लेकिन मैं सो गया, नहीं उठ पाया। रात के 2 बजे मैं उठा हड़बड़ा के, आई स्टार्टेड द कार और मैं सीधा अस्पताल 30 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल गया और वहाँ पे पहुँचा। वो कह रहे थे भाई क्यों आया तुम तो अभी ठीक नहीं हो, और मुझे कैनुला भी लगा हुआ था। मेरा एक स्टाफ का लड़का था, उसका एक ऑपरेशन हुआ था, उसको सांस की नाली में ट्यूब डाली थी तो उससे उसको स्ट्राइडर हो गया, यानी सांस की नाली फूल गई। तो वो आया, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। मेरे कॉलीग जिसने बोला नहीं इसको वेंटिलेटर पर डालो, मैं ना, मैंने उसको कुछ मेडिसिन दी, इन हाफ एन आवर हिज सिम्टम्स वर गॉन। अदरवाइज उसके परमानेंट यहाँ पे सुराख होता, क्योंकि जब आपके वोकल कॉर्ड्स गल फड़े सूज जाते हैं और उसमें से आप सिलिकॉन ट्यूब डालते हैं तो दे गेट डैमेज परमानेंटली। सो बड़ा इनह्यूमन है, हमारे पाकिस्तान में बड़ी प्रैक्टिस के वो लोकल एनेस्थीसिया नहीं देते, किसी लाइंस डालते हुए, प्रोसीजर करते हुए, लुब्रिकेट नहीं करते। मैं बड़ा फाइट करता हूँ, मीन्स आई एम अ बिलीवर ऑफ अ कम्फर्ट। मैं कहता हूँ पेशेंट को जितना आराम हो, सुकून हो, उतना जल्दी अच्छा हो जाए, उतना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, ख़वातीन और हज़रात, वी आर इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर नवीद अली शाह। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवीद अली शाह। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव इनकाउंटर्ड इन अ सर्टन सिचुएशन जहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं थे, दे वर क्वैक्स? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है ना डॉक्टर साहब? आई एम सो श्योर आप यही कहेंगे। आपने किस तरह डील किया, फिर आपको पता कैसे चला? अच्छा देखिए, बात बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। जब मैंने उनसे ट्रीटमेंट पूछा तो उन्होंने जिस तरह मुन्ना भाई ने ड्रिप्स की बात की थी ना तो वैसे ही बात हो गई थी। तो लेकिन आई बिलीव इन वन थिंग कि वो शायद उस स्लम एरिया में बैठा हुआ है एज अ डॉक्टर बन के, तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आई थिंक अच्छा हो गया कि हॉस्पिटल आ गया या किसी के पास आ गया। तो लेकिन ये कि मैं किसी को ना किसी की तजलील नहीं करता। आई एम अ वेरी फेयर गाय। मैं कहता हूँ भाई आप चले जाएं, योर गेम इज़ ओवर, ठीक है ना। और बहुत दफ़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब लेकिन रिमोट एरिया से बहुत आते हैं, लाइक हमारे बलूचिस्तान, केपी। एक दफ़ा तो एक डॉक्टर आ गया, कोविड का ही टाइम था, गुलशन एक बगल में पेशेंट था, बड़ी फैमिली थी,
और उनके साथ डॉक्टर था, वो क्लेमिंग टू बी अ डॉक्टर, ही वाज अ क्वैक। और देन एट द एंड ऑफ द डे जो भी हुआ, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था। लेकिन देखिए बात ये है कि मैंने एक चीज़ लर्न की है, बहुत ही जूनियर एक कंसल्टेंट था, वी मेट इन सऊदी अरेबिया, लर्न लॉट फ्रॉम हिम। उसने एक बोला कि यार आप हमेशा ना दरिया का पानी बने, फ्रेश वाटर, अगर पत्थर आएगा तो आप उससे टकरा के मेक योर वे आउट। इफ़ यू गेट स्टक, आप रुक जाएंगे तो बदबू कर जाएंगे। तो थॉट प्रोसेस भी इसी तरह है, जहाँ रुक गया खत्म, यू आर गॉन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टिंक्स देन। तो आप चलते रहे, हाँ बिल्कुल, Don't look back. बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, अभी जिस तरह हम बात करते हैं, आज के शो पे भी हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान फेस कर रहा है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ मेजरली एक यूथ बेस्ड कंट्री, और जितनी भी यूथ है वो इस वक्त उस तगदों में है या फिर काफ़ी ज़्यादा बाहर ऑलरेडी जा चुकी है। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, कभी ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ में आया वे यू वांटेड टू सेटल अब्रॉड, आपने सोचा कि मैं बाहर प्रैक्टिस करूं? यू आर सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू, सो राइट। बहुत दफ़ा आया, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे कुछ ऐसे पेशेंट मिल गए, क्योंकि मेरा होम केयर बहुत है, मैं घरों पे ट्रीट करता हूँ एंड यू नो, और बहुत दफ़ा ऐसे लगा कि शायद मैं ना होता तो ये बचते नहीं। देखिए मैं बचाने वाली ज़ात नहीं, वो तो अल्लाह ताला वो तो है। अल्लाह ताला, मैं खुदा तो नहीं लेकिन हूँ, डॉक्टर कोई भी नहीं साहब, हो आप सकता। डॉक्टर एक वसीला, तो मेजर वसीला तो डॉक्टर ये ही बहुत सारी दुआएं हैं, आई नो लॉट ऑफ पीपल हैव प्रेड, दे आर स्टिल प्रेइंग फॉर मी एंड लेकिन ये कि व्हाट आई लर्न कि यार एम्पैथी जो है ना आपकी, वो दुआ आपको कहीं और लेके जाती है। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली। मनी ऑलवेज ड्राउन्स यू, इट डज, डिपेंड्स सोर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बट मनी डज नॉट ऑलवेज ड्राउन, लेकिन कभी डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ सोर्स इट इज, व्हाट काइंड ऑफ सोर्स, आई थिंक सोर्स बहुत मैटर करती है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। कभी आपके साथ इस तरह हुआ ज़िंदगी के तजुर्बों में कि आप किसी पेशेंट से बिल्कुल होपलेस हो गए हो इन द आईसीयू एंड दैट पेशेंट सर्वाइव्स? हाँ बहुत दफ़ा हुआ। एक तो रिसेंटली, और वाइस वर्सा, बहुत रिसेंटली है। एक तो ऐसा था कि बिल्कुल ठीक था, ठीक है ना, नाम नहीं लूँगा उनका, तो मैं आई टोल्ड माई कॉलीग कि इनको ज़्यादा नहीं बिठाओ, ठीक है ना, ये ही विल क्रैश, बिकॉज उसको एब्सेसिस थे और रिकवर किया था। वो सुबह से बैठा हुआ था, मैं इवनिंग शिफ्ट में गया, मैंने बोला 6 घंटे हो गए, ये अगर बैक्टीरिया जो पसेस इधर पड़ी हैं ट्रांसलोकेट होकर चलेंगी तो ये क्रैश। 5 बजे उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा, ही कुड नॉट सर्वाइव। एंड आई वाज टेलिंग माय जूनियर कॉलीग जो उस टाइम पे इंचार्ज था आईसीयू का, आज भी शायद है और शायद आगे भी रहेगा, कि जो है वो नहीं कुछ नहीं होता। मैं यू डोंट नो, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुझे बात बताएं, जो डॉक्टर्स होते हैं यूजुअली कहा ही जाता है या तो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट को दिखाना चाहिए या बहुत तजुर्बेकार डॉक्टर? नहीं, मेरे हिसाब से फ्रेश ग्रेजुएट को नहीं दिखाना चाहिए। उसका मैं आपको रीज़न बता दूं। देखिए जब मैं नया ग्रेजुएट था ना, तो मैं अपनी ही प्रोटेक्शन के लिए ओवर प्रोटेक्शन करके ओवर ट्रीट कर रहा था। ठीक है, आई वेंट थ्रू द फेस, एवरीबडी गोज थ्रू द फेस। तो ये भी नहीं है कि बहुत मेरे सफ़ेद बाल हो गए तो मैं बहुत काबिल डॉक्टर हूँ, लेकिन यू आर लकी, यू विल गेट, आप अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ये तो आपकी किस्मत है, मेरी तो नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं तजुर्बा बहुत कुछ सिखाता है इंसान। देखें अच्छा तजुर्बा, राइट तजुर्बा, राइट एक्सपीरियंस। अब बुरा तजुर्बा बुरा ही काम करवाता है। बहुत ऐसे आप डॉक्टर साहब, यू आर सो स्पॉट ऑन विथ योर आंसर्स, आप इतनी सही मुझे हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब कभी वॉज देयर एनी पॉइंट इन लाइफ जहाँ आपकी जो चॉइसेस थी व्हाइल बिकमिंग अ डॉक्टर वो इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फैमिली? जब आप एक स्टूडेंट थे, जब आप पढ़ तोल रहे थे कि मेडिकल साइंस की तरफ आप जाएंगे या कुछ इस तरह करेंगे, क्या ये आपने डिसीजन फैमिली की वजह से लिया था, आपका शौक था? 3 पॉइंट हुए थे। हाँ 3 पॉइंट थे। मैं हैदराबाद का हूँ, आई वॉज बोर्न इन हैदराबाद, ग्रेजुएटेड फ्रॉम लियाकत। तो आई वांटेड टू बिकम ऑफ रैली, वो जो गंदगी में गाड़ी भगाते हैं ना ड्राइवर, फार्मूला 1 का शौक था। तो माय फादर एक दिन पैट किया, बोला बेटा दीज आर स्पॉन्सर्ड कार्स, आई कांट अफोर्ड इट, आई वांट टू बिकम अ डेंटिस्ट, अ डेंटल सर्जन। लेकिन ये कि बस हालात कुछ ऐसे थे कि उन्होंने बोला कि कराची के हालात अच्छे नहीं, तो दे सेड MBBS, आई सेड लेट्स गो MBBS। तो शुरू में तो लोग समझते थे मुन्ना भाई बन गया, लेकिन लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, Allah has really helped me and it's a great field. It is a great field, of course. और I think कि कभी आप कोई चीज़, किसी भी चीज़ के अंदर अपना पैशन, अपना दिल डाल देते हैं, तो डॉक्टर साहब I personally believe that you start flourishing and progressing by itself. वो I think वो सफ़र पर खुद ही एकदम से कटना शुरू हो जाता है। और कुछ फील्ड्स के, कुछ डिसीजंस के इस तरह के भी रेपरकशंस होते हैं जो कि मुझे लगता है अगर कोई भी काम आप कर रहे हो ज़िंदगी में, कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो, अगर आप अपने बच्चों को
कोई करियर पाथ बता रहे हो जिसके अंदर उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। लेकिन डेंटिस्ट्री एमबीबीएस स्टिल मेडिकल साइंस की ही Yes, very एक शाख है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनमें से कुछ बच्चा है जो कि कुछ और करना चाह रहे हैं, म्यूज़िक पढ़ना चाहते हैं, उसको आप ज़बरदस्ती अगर आप मेडिकल साइंस में डालते हैं तो आई डोंट थिंक कि वो कभी डॉक्टर साहब नहीं होगा, एक्सेल कर पाएंगे। नहीं, बिकॉज देखें ब्रेन इज अ केमिकल सिग्नल, राइट? आप पॉजिटिव हैं तो केमिकल पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर ना। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को छोड़ दें, गिव देम स्पेस। दे वांट टू डू आर्ट्स, लेट देम डू। दे वांट टू डू साइंस, वो कुछ भी रनर बने, बंजी जंपिंग करें, आसमान से छलांग मार दें, लेट देम डू इट, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही दफ़ा मिलेगी। बिल्कुल सही बात। मेरी चॉइस पे नहीं चलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये जितने भी पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके ग्रेजुएट्स के अंदर आप कोई फ़र्क देखते हैं? अब ये भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसकी इतनी ज़्यादा रेटिंग ना हो एज एजुकेशन, एज अ प्लेस टू गेट एजुकेशन फ्रॉम, वहाँ पे कोई ब्राइट स्टूडेंट हो बनस्बत इसके कि कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट एट अ गुड यूनिवर्सिटी हो। आपने इतना सच्ची बात की है, मैं आपको ज़िंदगी का वाक़या सुनाता हूँ, बल्कि हकीकत है। आप जितने भी देखें टॉप CSS ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट फ्रॉम हाई प्राइवेट स्कूल्स। आपको गरीब के बच्चे मिलेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, इट डजंट, देखें एक एजुकेशन सिस्टम में आपको वो पॉलिश तो कर देंगे, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस IQ आपका नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल नहीं। और IQ इज अ स्ट्रीट स्मार्ट इज बेटर देन बुक स्मार्ट। एग्जैक्टली, 100%। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। व्हेन यू मीट फ्रेश ग्रेजुएट्स, जब आप उनको मिल रहे होते हैं, इज देयर एनीथिंग दैट यू सी कि जो आपकी जनरेशन में चीज़ नहीं थी अब इन बच्चों में है? एक्चुअली वही है, इट्स द सेम साइकिल। वो क्या था, वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार। तो बेसिकली यू ऑलवेज फॉल्स एट द फर्स्ट जंप। वो बेसिकली ओवर प्रोटेक्शन के लिए दे ट्राई टू कवर इट अप। और मैं उनको सिर्फ ये कहता हूँ कि आप सच बोलेंगे, आपके सामने मेडिसिन जो है ना, अल्लाह आपको सिखा देगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डोंट हाइड इट, नहीं आता पूछ लें। दिस इज़ व्हाट आई लर्न। बहुत साल पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरव्यू, आई कुड नॉट गो ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी। आप यकीन करें, आई वाज सिलेक्टेड आउट ऑफ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, और उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी थी और मैंने बोला आई डोंट नो व्हाट टू डू। एक सर्जिकल इमरजेंसी थी, मैं बोला आई डोंट नो व्हाट विल डू, आई विल कॉल द इमरजेंसी टीम। आई वाज इमरजेंसी मेडिसिन का ही था, एंड दे सिलेक्टेड मी ऑन दैट कि तुमने सच बोला कि तुम्हें ये ट्रीट करना नहीं आता, तो रादर देन आप एक्सपेरिमेंट करें, यू आस्क फॉर हेल्प। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम मदद मांगते हैं तो ऊपर वाला कहता है तुम्हें ये भी नहीं आता। आई एम टेलिंग यू दैट्स द वो डिग्रेड कर देता है। नहीं, ये हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर हो गया है कि भाई यार ये भी नहीं आता तुम्हें, ये भी नहीं आता, खुद को भी नहीं आता होगा शायद। नहीं बिल्कुल नहीं आता। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है खवातीन और हज़रात। अगर आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल को लेकिन मुख्तसर रखिएगा और थोड़ी सवाल में क्लैरिटी रखिएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवीद अली शाह। डॉक्टर साहब, आप के लोग ये कहते हैं और ये मानते भी हैं कि जो मेडिकल साइंस है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। हर वक्त नई चीज़ें ईजाद हो रही होती हैं, नए नए तजुर्बात लोग कर रहे होते हैं, रिसर्चेस कभी ख़त्म नहीं होती। आप स्टेम सेल्स पे कोई रिसर्च कर रहे हैं आजकल? हाँ देखिए, बेसिकली स्टेम सेल्स पे मैंने ज़िंदगी का पहला स्टेम सेल जो खुद दिया था, वो एक हमारा ही ICU का पेशेंट था और उसको GBS था, नसों की बीमारी कमज़ोर हो गया था। तो एक अर्ली पायनियर्स थे, जॉर्ज फार्कल हैंड फ्रॉम जर्मनी, वो आए थे तो हमने दिए थे। तो वो बिल्कुल पैरालाइजेशन से थोड़ा सा एबल टू वेंटिलेटर से हट गया। लेकिन अब मॉडर्न साइंस हो गई, स्टेम सेल्स अब ऐसा काम कर रहे हैं, वो रीजनरेट करते हैं। स्टेम सेल्स का मैं बड़ा सिंपल सा बता दूं, बच्चा माँ के पेट में होता है, तो वो जो प्लासेंटा जिस पे जहाँ से खुराक आ रही होती है, वो सारे अम्बिलिकल कॉर्ड से वो सेल निकलते हैं जो बच्चे के एक एक ऑर्गन को बनाते हैं। तो सारी दुनिया में 20 साल से वो प्लासेंटा या बच्चेदानी सेव कर लेते हैं, वो नड़ा सेव कर लेते हैं, और फ्यूचर में अगर वो इंसान बीमार होता है तो उसके स्टेम सेल्स उसको लग जाते हैं। लेकिन अब मॉडर्न साइंस है, दे स्टरलाइज इट। सो आई हैव अ डॉक्टर, आई हैव अ टीम, एंड वी आर ट्रीटिंग लॉट ऑफ एल्डरली, डिमेंशिया, एल्जाइमर, स्ट्रोक के पेशेंट्स थ्रू स्टेम सेल्स। थ्रू स्टेम सेल्स, और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। देखिए, अगर मैं बिल्कुल गिर रहा हूँ और बार बार थूक गया, गिरा, खा नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, और मैं इतना हो गया कि
4 के बजाय 1 आदमी की सपोर्ट पे आ गया, खुद खाना खा सकता हूँ। बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना? डॉक्टर साहब, आई थिंक सेहत के अंदर तो ज़रा सी भी बेहतरी बहुत बेहतरी होती है। तो वो मैं कहता हूँ वो 1% जो है ना, इट चेंजेस योर लाइफ इट कंप्लीटली। डज। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, जो स्टेम सेल्स हैं क्या किसी और शख्स के काम आ सकते हैं? देखिए ये इसी तरह है कि आप जैसे सबसे बड़ा जो ऑर्गन डोनेशन दुनिया में चल रहा है वो ब्लड का है। किसका ब्लड कहीं से कहीं लग Blood जाता है, donors। ठीक है ना? स्टेम सेल्स में तो बहुत ही ज़्यादा उसको स्टेलाइज करके और बहुत ज़्यादा उसको माइक्रोस्कोपिकली साइंटिफिकली बहुत साफ़ किया जाता है और दे आर कम्प्लीटली सेफ, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। यस, ये है कि 20 साल पहले कहते थे 50% काम करेगा, ठीक है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। लेकिन आई एम टेलिंग यू जो मॉडर्न स्टेम सेल्स हैं दे आर डूइंग अ डिफरेंस। आज नहीं तो कल नहीं, लेकिन 3-4 कैंसर्स के पेशेंट्स को मैं दिला चुका हूँ, लिवर कैंसर के, स्ट्रोक का मैंने आपको बता दिया, डिमेंशिया वाले पेशेंट बेहतर हो रहे हैं, स्पाइनल इंजरीज वाले, अगर उनका पाँव नम है और वो हिला सकें तो उसकी तो अचीवमेंट हो गई। डॉक्टर साहब, अगर किसी को बैठे बैठे, जिस तरह मेरे एक जानने वाले हैं, उनको बैठे बैठे मतलब बड़ी हेल्दी मेल अराउंड इन 30s एकदम से ब्रेन स्ट्रोक हुआ एंड पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई, एंड यू नो इन लिविंग दिस लाइफ फॉर द पास्ट ईयर ऑलमोस्ट, और उसको कोई डॉक्टर्स के बस फिजियोथेरेपी करें वापस सही हो जाएगा, क्या स्टेम सेल्स इस तरह के पैरालिसिस के पेशेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हैं? इट डज। देखें जो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया है ना, हो सकता है कि नॉट 100%, अगर वो 20% और वो सेंटर जो मूवमेंट कर रहा है वो ठीक हो जाता है, और वो वही बात है, इट्स नॉट अबाउट कि 100% है, वो 10% भी अच्छा हो गया, बहुत बेहतर होगा। इट चेंजेस। मैं कह रहा था ना कि रिकवरी जितनी भी हो वो बहुत होती है। हमारे साथ रावलपिंडी से सादिया की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच सादिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी अभी स्टेम सेल की गुफ्तगू सुन रही थी और मेरी वालदा जो है उनको ऑप्शन दिया गया है नी रिप्लेसमेंट या स्टेम सेल का। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आपके ख्याल से इस पॉइंट पे अभी है कि हम उसको करवा सकते हैं या आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनको आर्थराइटिस है और उनकी अब नी में बहुत पेन रहने लगा है, 364। अच्छा देखिए, क्वेश्चन आपका बड़ा वैलिड है, लेकिन बात यह है कि जब आप स्टेम सेल्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो स्टेम सेल्स हम कोशिश करके उनको देते हैं जिनकी अब ऑप्शन ख़त्म हो गया है। अच्छा, लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है। जैसे किसी की कमर की हड्डी है, उसका मोहरा दब 5-6 जगह से हो रहा है, अब वो पैरालाइजेशन की तरफ जा रहा है और सर्जरी के बाद भी रिकवरी अच्छी नहीं, तो स्टेम सेल्स उसके लिए बहुत अच्छा होता है। नी रिप्लेसमेंट नी रिप्लेस करा लें, कम खर्चा है। स्टेम सेल्स एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन वो नी कितनी सही होगी स्टेम सेल्स में, यू डोंट नो। लेकिन अगर आपका नी नया लग जाए आर्टिफिशियल, तो इट वर्क्स वंडर्स। इट डज। तो मेरे हिसाब से एबल टू रन एंड वॉक। यस, हाँ, उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इतने सर्टेन एंगल, सर्टेन डिग्री पे आप बैठ नहीं सकते, ये मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ट्रस्ट मी, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन पुटिंग अ स्टेम सेल्स, बिकॉज आई डोंट नो स्टेम सेल्स का सोर्स कहाँ से आ रहा है। ठीक है, बिकॉज सारी दुनिया में जहाँ से हम करवाते हैं, जो डॉक्टर साहब हमारी डॉक्टर सलमा लाती हैं खान, तो वो ड्राई आइस में लाती हैं, उसका टाइम होता है फ्रेम, यू क्रॉस दैट टाइम स्टेम सेल्स मर जाते हैं। तो बहुत दफ़ा स्टेम सेल्स पाकिस्तान में इनफेक्टिव इसलिए होता है कि उनका प्रिजर्वेशन होता ही नहीं, आते तो जेन्युइन है। डॉक्टर साहब, प्रिजर्वेशन का भी एक बजट तो होगा? बजट है ड्राई आइस में, और यू नीड परमिशंस फ्रॉम सिविल एविएशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि अब अभी भी बहुत रूम है तरक्की का और एक बहुत कमी है हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ में इन पाकिस्तान, या आपको लगता है कि काफ़ी हद तक हम थोड़ा सा एट पार आए हैं? नहीं, देखें मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, हमने शायद ये वही बात हो गई कि हमने कारपेट तो कर दिया रोड, लेकिन उसमें ड्रेनेज नहीं डाला, लाइनें तो लगा दी लेकिन समझाई नहीं। हमारे पास सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स जेपरडाइज हो जाते हैं। जो दुनिया में आईसीयूज़ हैं हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आईसीयू एक साइंस है और हमारे पास आईसीयूज़ जो हैं मनी मेकिंग मोर ऑफ इट। डॉक्टर साहब, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव भी हो गए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2015 में हैदराबाद के नूरियाबाद के पास ऑन द सुपर हाईवे। सो वी वेंट टू लम्स अस्पताल है, वहाँ पे गए थे। डॉक्टर साहब, एक हे वायर माहौल था, ना कोई डॉक्टर था ना कोई, फिर एक ग्रेजुएट थे, फ्रेश ग्रेजुएट, उन्होंने हमारी, डॉक्टर भुट्टो नाम था उनका, ही एक्चुअली हेल्प अस आउट, ही वाज अ ग्रेजुएट, इज नॉट इवन अ डॉक्टर। मैं था, मेरी कोलीग मेरे साथ थी, और उसके बाद एक मतलब एक आईसीयू भी जो था डॉक्टर साहब, आपको पता है एक्सरे की, एक बाबा आदम के ज़माने की एक आदमी आ रहा है, वो प्लेटेट डाल रहा है और धड़ धड़ हो रहा है, एक अजीब कोई
रस्सी से बंधी हुई एक्सरे की मशीन, मतलब ये बात 2000 कोई 15-16 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे एक हो रहा था कि वहाँ पे भी इंसान ही बसते हैं और हम लोग डॉक्टर साहब इतना हैवी टैक्स पे करते हैं और उसके बावजूद भी हमें इतनी फैसिलिटीज़ तो हम डिज़र्व करते हैं। हाँ, लेकिन देखिए बात सुने, इट्स अ वेरी बहुत ही ख़तरनाक बात कर रहा हूँ, लेकिन डरना तो अल्लाह से चाहिए। अगर वो हॉस्पिटल्स पूरा बजट लगा देना तो आपको पाकिस्तान के आईसीयू में 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इस पे बहुत सारे लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन बट डॉक्टर साहब, जी कि मैं अभी आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छी उर्दू की मिसालें देते हैं। इसके अलावा क्या क्या शौक है आपके, पढ़ते हैं? देखिए मैं आई एम नॉट अ गुड रीडर फ्रेंकली स्पीकिंग। हाँ, लेकिन ये है कि मैं कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, ठीक है ना, और कुछ मेरे एक दोस्त हैं उसके फादर ने, तो कुछ नज़में याद हैं। मेरा शौक एरोस्पेस है, फाइटर जेट्स है, एविएशन है, मरीन लाइफ है। तो ये मैं कुछ शौक ऐसे है कि ये मैं रॉकेट साइंस के पीछे आई डोंट नो। बट डॉक्टर साहब, कहा ही जाता है कि देयर इज अ सर्टेन पॉइंट इन लाइफ, एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप यू वांट टू रिटायर एंड कंप्लीटली स्विच, कि आपको कोई ऐसा वक्त है ज़िंदगी में जब आपको लगे कि बस मेडिकल साइंस को मैं थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ? एक्चुअली आई ऑलरेडी डन। अच्छा, कर चुके हैं? लास्ट ईयर मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एंड बर्गर्स का, गोरमेट बर्गर्स का। तो आई हैव स्टार्टेड अ डिलीवरी आउटलेट इन डिफेंस। वाओ! जेकब्स किचन के नाम से। जेकब्स किचन, ऑफ कोर्स। तो मेरे कॉम्पिटिटर्स तो बड़े-बड़े कमेंट्स फूड पांडा पर डाल देते हैं। इट्स अ न्यू वेंचर फॉर मी। सो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक। अभी मैं 1-2 नए बर्गर्स इंट्रोड्यूस कर, नाम नहीं बताऊंगा। आई विल सेंड यू, I'll want you to come. Please send. Who doesn't like burgers, डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। Very nice, डॉक्टर साहब खुद बना रहे होते हैं। Are you in the kitchen as well? Yes, नहीं, I have the boys and लेकिन ये कि अगर बॉयज़ ये समझें कि डॉक्टर साहब को सिर्फ वो स्टेथ पकड़ना आता है, तो I showed them कि I can do everything. आप टेस्ट टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं? नहीं, I can make myself. Oh wow, excellent. डॉक्टर साहब, it was lovely having you on the show. And we wish you all the best. Thank you so in all much. that you're doing. ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। हमारी हमेशा ही कोशिश होती है आपकी मुलाकात पाकिस्तान के उन शानदार लोगों से कराएं जो कि अपनी फील्ड के हीरोज़ हैं और कुछ अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। कल फिर आपके साथ होंगे एक ऐसा शो लेके जो कि पूरी कोशिश करेगा आपकी ज़िंदगी में किसी न किस्म की थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करने का। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।